हाउ पोलराइजेशन अकर्स, उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या मैकेनिज्म है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन, व्हाट इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और दूसरी बात मैंने तुम्हें ये बताई कि जो पोलराइज्ड सनग्लासेस होते हैं उनका फंक्शन कैसा होता है और उनका ट्रांसमिशन एक्सिस कैसे होता है। जब इसमें मैंने ग्लासेस लगा रखे हैं तो ट्रांसमिशन एक्सिस इस तरह से होता है। इस तरह से आपके पास एक 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव आता है इन अ मूवी कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट होती है उसमें 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं। तो जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि देयर कैन बी 2 सिचुएशंस। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग मिश्रा, सीनियर फिजिक्स प्रोफेसर, एलन करियर इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आ रहे हैं, पोलराइजेशन। इस चैप्टर में हम पोलराइजेशन के बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे। इनफैक्ट हाउ पोलराइजेशन अकर्स, उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या मैकेनिज्म है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। इसके अलावा इसके हम कुछ और एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, हाउ पोलराइजेशन इज यूज्ड इन सनग्लासेस, हाउ पोलराइजेशन इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग 3D मूवीज, स्टीरियोस्कोपिक विजन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस ही पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर को बहुत फोकस और कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर के लिए बस एक छोटी सी प्री रिक्विजिट है कि आपको थोड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नॉलेज होनी चाहिए। हमारा एक वीडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर 12 मार्च को ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स को जरूर देखें। एलन करियर इंस्टीट्यूट के चैनल पर 12 मार्च को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमारा वीडियो लॉन्च हुआ था, उसको आप देख लें। उसका स्लाइड पार्ट इसमें यूज होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे यूज होगी। स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास बहुत ही अच्छे लेवल का कंटेंट जा रहा है तो आप एलन करियर इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को उसको रिकमेंड करें और बहुत ही फोकस मैनर में, बहुत ही कंसंट्रेशन से इन लेक्चर्स को अटेंड करें। मैं हमेशा स्टूडेंट से रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो हमेशा फोकस रहें और राइटिंग वर्क जरूर करें। टेक इट एज ए रेगुलर क्लास, ऑलवेज सिट विद पेन एंड पेपर। तो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू एन वेरी एक्साइटिंग जर्नी ऑफ पोलराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, जो अभी आप डायग्राम देख रहे हैं ये एक प्लेन पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैं टर्म यूज किया प्लेन पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको अभी डेफिनेशन दी कि पोलराइजेशन मींस डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन एट ए पॉइंट। तो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपने पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अभी जो आप डायग्राम देख रहे हैं उसके हिसाब से अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर प्रोपगेट कर रही है, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसके पॉपुलर ऑसिलेट करती है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसके पॉपुलर ऑसिलेट करती है। तो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन है ना उससे पोलराइजेशन डिफाइन होता है। दैट जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहे होंगे उसको हम बोलेंगे दैट इज पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अभी इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मींस जिधर की तरफ वेव मूव कर रही है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर, मैं इसको वाई एक्सिस बोल देता हूं, तो जो वेव है इसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोलराइजेशन है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से ऑसिलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो अभी आप देख सकते हैं जो रेड एरोज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके पॉपुलर होता है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर हम एक बहुत ही डिटेल वीडियो 12 मार्च को एलन करियर इंस्टीट्यूट चैनल पर लॉन्च कर चुके हैं, उसको आप देख लें। उससे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी प्रेजेंट चैप्टर के लिए हमारी इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक बात और मैं इसमें ऐड कर दूं। जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने ये बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि किन मैकेनिज्म से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होती हैं। उसमें मैंने बहुत सारे मैकेनिज्म डिस्कस किए थे, ठीक है। उसमें सबसे फंडामेंटल मैकेनिज्म है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि जब कभी भी कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है और वहां से वो डी एक्साइट होता है, तो एक्साइटेड स्टेट से जब डी एक्साइट होता है तो इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स एमिट होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक ऑर्डिनरी बल्ब ले लें, सपोज 50 वॉट का एक ऑर्डिनरी बल्ब ले लें, तो उसके फिलामेंट में देयर आर अबाउट 10 to the power 19 एटम्स। तो उसको जब
इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है तो ये एटम्स जो होते हैं ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक्साइट स्टेट में पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइट स्टेट में पहुंचते हैं और वहां से डी एक्साइट करते हैं तो एक इलेक्ट्रोमैटिक पल्स आता है। अब आप इमेजिन करिए कि किसी एक ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट में देयर 10⁻19 एटम्स, मैं ऑर्डर बोल रहा हूं, देयर 10⁻19 एटम्स। अब इतने सारे एटम्स में जब डी एक्साइटेशन होगा तो किसी एटम का डी एक्साइटेशन किसी मोमेंट पर होगा, किसी और का किसी और मोमेंट पर होगा, किसी और एटम्स का कुछ और मोमेंट पर होगा। से एक ग्रुप ऑफ एटम कभी डी एक्साइट कर सकते हैं, एक अंदर ग्रुप किसी और मोमेंट डी एक्साइट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। इसका मतलब जो भी लाइट ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है, जो भी लाइट एमिट हो रही है ऑर्डिनरी सोर्स से, वो बहुत ही हाईली रैंडम है। दैट मीन्स उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होंगे ना, वो बहुत ही रैंडम होंगे। एक एटम से जो पल्स एमिट हुआ है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और किसी दूसरे जो एमिट हुआ है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट फेज के होते हैं, बहुत ही रैंडम फेज में एक दूसरे से होंगे, उनका कोई भी फेज लिंकेज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लाइट वेव का प्रोपगेशन मान लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, तो किसी एक एटम से जो पल्स आया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, दूसरे का इस डायरेक्शन हो सकता है, तीसरे किस डायरेक्शन हो सकता है, चौथे किस डायरेक्शन हो सकता है, और किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। दैट मींस ओरिएंटेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। दैट मींस एक ऑर्डिनरी सोर्स से जो इलेक्ट्रोमैटिक वेव एमिट होती है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स रैंडमली ऑल द डायरेक्शंस में होते हैं। इसलिए आपने एक डायग्राम अक्सर देखा होगा कि इस तरह से एरोज बने होते हैं। अगर हम एक ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट ले लें जिसको हम अनपोलराइज्ड लाइट ले रहे हैं, तो अनपोलराइज्ड लाइट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो इस तरह से रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। बट बाय सम मींस, बाय सम प्रोसेसेस हम ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के ऑसिलेशंस को हम एक सिंगल प्लेन में रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन टर्म का मैंने पहली मीनिंग बताया कि इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन एट ए पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के जो ऑसिलेशंस हैं उनको आपने वाई एक्सिस में अगर आपने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को, तो ये पोलराइज्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड उसके पॉपुलर होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जो पोलराइजेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, an EM wave such as light is a transverse wave. Students, we are familiar. इलेक्ट्रोमैटिक वेव के वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैटिक वेव्स होती हैं इस ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द वेव इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को ध्यान रखना कि डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने आपको एक बात ये बताई कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन, व्हाट इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, और दूसरी बात मैंने तुम्हें ये बताई कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट का मीनिंग क्या है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का ऑसिलेशन कैसे हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स देखो इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, रैंडमली ऑसिलेट कर रहे हैं। एक एटम से जो पल्स एमिट हुई और दूसरे जो एमिट हुई उनमें म्यूचुअली फेज रिलेशनशिप कोई नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट फेज रिलेशनशिप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैटिक वेव्स के बारे में मैं एक और इनसाइट दे दूं। अभी आप डायग्राम में देख रहे हैं प्लेन पोलराइज इलेक्ट्रोमैटिक वेव, उसका आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट देख रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे इमेजिन करना है। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि आप जो डायग्राम देखते हैं ना, आप इस डायग्राम देखते हैं कि सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उसके पॉपुलर ऑसिलेट कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसके पॉपुलर ऑसिलेट कर रहा है। ये यूजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एक सिंगल प्लेन में रेस्ट्रिक्टेड है। दैट साइट इज बीइंग कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इनफैक्ट इस डायग्राम में XZ इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो Z एक्सिस है। ठीक है, अगर मैं कोई पर्टिकुलर अगर मैं प्लेन कंसिडर कर लूं XY प्लेन में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इस प्लेन में ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इस प्लेन में ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं इसका जो मैग्नीट्यूड है थोड़ा कम हो रहा है, मैग्नीट्यूड और कम हो रहा है, इट इज बिकमिंग 0, और फिर किसी पर्टिकुलर पोजीशन फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, फिर वो डिक्रीज करते करते 0 होगा, फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ना शुरू करेगा। दैट मीन्स इसका अगर आप
टू डायमेंशनल व्यू अगर आप देखेंगे तो ऐसा आएगा। दैट इसके करेस्पॉन्डिंग इस प्लेन में जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है उससे करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे देख रहे होते हैं। तो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही होती है, जो कि हम फ्रंट व्यू में हम इस तरह से एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां से वो डिक्रीज करता हुआ इस तरह से वो जीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखाएगा। इसी तरीके से तो आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है, बट एक्चुअली वो किसी पर्टिकुलर प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर प्लेन में इस तरह से प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जिस प्लेन में प्रेजेंट है उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं जाऊं तो मैंने एक सिंगल प्लेन लिया, तो अभी आपने इस प्लेन में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स तो ऐसे हैं। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है उसी प्लेन में, अगर आप देखें तो उसी प्लेन में, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर आप जब नेक्स्ट प्लेन में आ रहे हैं तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड के एरोज हैं वो बहुत छोटे से हैं, उसको हमने ऐसे छोटे एरोज से रिप्रेजेंट किया, एंड ग्रेजुअली इस मैग्नीट्यूड गोज ऑन डिमिनिशिंग एंड बिकम जीरो। और फिर मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन वेक्टर है वो एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन में उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। तो आप सपोज ये पर्टिकुलर प्लेन कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो यहां पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स हम ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ई और बी का। रियलिटी में क्या होता है, इफ दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के पॉपुलर प्लेन अगर तुम कंसिडर करोगे ना तो उस पॉपुलर प्लेन में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो आगे चलोगे तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स थोड़े छोटे हो जाएंगे, तो और आगे चलोगे थोड़े और छोटे हो जाएंगे। इस तरह से करते करते यहां पे इस पॉइंट तक जीरो हो रहे हैं, जो कि हमने आपको फर्स्ट डायग्राम में दिखाया था। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है। दैट मींस इसी प्लेन में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो ई और बी जो है ना वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर बने रहेंगे। तो स्टूडेंट्स में एक लास्ट पॉइंट लास्ट टाइम इसको मैं एम्फेसाइज कर दूं, यूजुअली हम ये डायग्राम देखते हैं बट इसका विजुअलाइजेशन आपके माइंड में फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होना चाहिए, दिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, उसके पर्टिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है। दैट मीन्स ये अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है तो उसके पर्टिकुलर ये प्लेन कंसिडर कर लो, उस प्लेन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड टुवर्ड्स यू मैग्नेटिक फील्ड है। आफ्टर सर्टेन टाइम कोई और प्लेन कंसिडर करोगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा, ई ऐसे हो जाएगा, बी ऐसे हो जाएगा, एंड एट ऑल दी मोमेंट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन विल ऑलवेज बी ई क्रॉस बी। स्टूडेंट्स मैंने आपसे पहले ही कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर में इस चीज को हमने काफी डिटेल में पढ़ाया था। ये डायग्राम भी मैंने वहां से लिया हुआ है, तो इसको आप वंस अगेन रेफर कर सकते हो। दैट चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 12 मार्च को वीडियो टेलीकास्ट हुआ था। तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी है ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑसिलेशंस ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्टूडेंट्स जैसे अभी आपने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट्स एन ऑसिलेटिंग वेक्टर, ठीक है। तो मान लो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड इट इज प्रोपगेटिंग टुवर्ड्स यू, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं, दिस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। किसी इंस्टेंट पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये ऑसिलेटिंग है, और अभी मैं ये अस्यूम कर रहा हूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशंस हैं वो इस तरह से हो रहे हैं। ये अभी मैं अस्यूम कर लेता हूं, इस लाइन के अलॉन्ग ऑसिलेशंस हो रहे हैं। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, कुछ अगले मोमेंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है थोड़ी और कम होगी, नेक्स्ट मोमेंट थोड़ी और कम होगी, फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी, फिर और नेगेटिव डायरेक्शन बड़ी हो जाएगी, फिर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में ये थोड़ा डिक्रीज होते होते ये जीरो हो जाएगी, फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होते होते ये मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा। दैट मींस ओवरऑल ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये ऑसिलेटिंग है। अभी ऐसा है, थोड़ा कम हुआ और कम हुआ, जीरो हुआ, फिर इसके ऑसिलेशंस नेगेटिव डायरेक्शन में स्टार्ट हो गए एंड सो ऑन, दिस गोज ऑन। ये ऑसिलेटिंग है, ठीक है। अब ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको किसी भी इंस्टेंट पर आप कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, वेक्टर्स हैं इसको आप कंपोनेंट से डिवाइड कर सकते हो। तो होता क्या है, जब एनालिसिस करते हैं ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम दो पॉपुलर प्लेन्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वाई और ई जेड में रिजॉल्व कर सकते हो, एंड इवन आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी आप मान सकते हो,
ठीक है। Any oscillating electric field vector can be broken into two vectors that oscillate perpendicular to each other. कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसको आप ब्रेक कर सकते हो इनटू इस कंपोनेंट, दो पर्पेंडिकुलर कंपोनेंट्स को ब्रेक किया सकता है। इन दिस केस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स इन एक्स डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो तुम्हारी तरफ ट्रैवल कर रही है, ये किसी इंस्टेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है विच हैज बीन रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स अलोंग अ लाइन दैट रन्स फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू द अपर राइट। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसको आप रिजॉल्व कर सकते हो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ब्रोकन इनटू टू पर्पेंडिकुलर कंपोनेंट्स अलोंग y and z and is shown at 11 different times. डिफरेंट मोमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किया है। ओवरऑल हमारा आइडिया ये कि आपके माइंडसेट में ये हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इज वैरिंग, इट इज ऑसिलेटिंग, और उसको आप प्लेन दो पार्ट्स में ब्रेकअप कर सकते हो। स्टूडेंट्स इस बात पे एम्फेसाइज इसलिए किया रहा है कि अभी लेटर ऑन इसी चैप्टर में आप रियलाइज करोगे कि आप ये कॉन्सेप्ट अगर ये क्लियर हो गया ना, तो लेटर ऑन आप रियलाइज करोगे कि पोलराइजेशन आपके लिए बहुत ईजी हो चुका है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फोकस होकर समझना है और ध्यान रखना है इस बात को। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा और दिखा दिया गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दे आर परपेंडिकुलर। किसी इंस्टेंट मान लो ऐसे हैं, तो आधे साइकिल के बाद ना वो फिर ऐसे हो जाएंगे। दैट मीन्स उनका जो है ना हाफ साइकिल के बाद इसका रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, वो रिवर्सल कर जाएगा। तो ये एक तरह से ऑसिलेटिंग वेक्टर है जो अभी इधर है, हाफ साइकिल के बाद वो ऐसा हो रहा होगा। तो मोर और लेस जो प्रीवियस डायग्राम में शो किया था वही मैंने आपको फिर से शो कर दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं, वो स्पेस में रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो रोटेटिंग होते हैं। थोड़ी पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि आप अगर कोई एक ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट ले लोगे और मान लो वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोपगेट कर रही है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो इस तरह से रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। और जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एक अनपोलराइज्ड लाइट हम बोलेंगे। अनपोलराइज्ड लाइट में कोई फिक्स डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, बट एक पोलराइज्ड लाइट में क्या है, पोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के जो ऑसिलेशन है ना वो फिक्स्ड है, उसका डायरेक्शन फिक्स्ड है। यही पोलराइजेशन का मीनिंग है कि आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस है ना उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। दिस इज मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन, रेस्ट्रिक्टिंग ऑसिलेशन इनटू अ सिंगल प्लेन। एक जैसा ऑसिलेशन बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट्स आपने वेव ऑन अ स्ट्रिंग में पढ़ा था कि मान लो आप एक स्ट्रिंग ले लो, वो ऑसिलेट कर रही है, तो वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो स्ट्रिंग अगर ऑसिलेट कर रही है तो एक देयर इज अ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अगर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन स्ट्रिंग के ऑसिलेशन से कोइंसाइड कर रहा है तब तो ये स्ट्रिंग उस प्लेन में ऑसिलेट कर पाएगी। आप ऐसे इमेजिन कर लो ना कि एक स्लिट है, यहां पर देयर इज अ स्लिट और एक स्ट्रिंग ऐसे ऑसिलेट कर रही है। तो अगर स्लिट का जो प्लेन है ना वो कोइंसाइड कर रहा होगा अगर प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्ट्रिंग, तब तो वेव क्रॉस करेगी। बट थोड़ी देर इमेजिन करो कि स्लिट को तुम पर्पेंडिकुलर कर देते हो, स्लिट पर्पेंडिकुलर है या जो ऑसिलेशन प्लेन है इसका इट इज पर्पेंडिकुलर टू स्लिट, तो क्या ये क्रॉस कर पाएगी इसको? क्या इस स्लिट को क्रॉस कर पाएगी? तो यहां पे आने के बाद जो ऑसिलेशंस हैं वो तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना, ये कंस्ट्रेन हो जाएगा, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ऑसिलेशंस क्या होंगे, वो रेस्ट्रिक्टेड होंगे। तो इनफैक्ट जब कोई भी ऑसिलेटिंग वेव अगर होती है ना, तो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन दैट मींस प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, इसमें अगर आप उसको ऑसिलेट करने अलाउ करोगे तब तो वो आगे वेव प्रोपगेट करेगी। और अगर आप स्लिट की तरह पर्पेंडिकुलर बना दोगे, ऑसिलेशन प्लेन से पर्पेंडिकुलर अगर स्लिट कंडीशन हो जाएगी तो उस वक्त वेव उधर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी, रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। और इनफैक्ट यही मोर और लेस आगे चल करके आप पढ़ोगे कि समटाइम्स कोई पोलराइज्ड लाइट जब किसी क्रिस्टल पे इंसिडेंट होती है तो समटाइम्स पास करती है और समटाइम्स पास नहीं करती है। यही आइडिया आप थोड़ा सा आगे चल करके ना एक बहुत स्ट्रांग पावरफुल आइडिया में कन्वर्ट होने वाला है। और तब आप ये भी रियलाइज करोगे कि आपने मैकेनिकल वे में स्ट्रिंग पढ़ा क्यों था, वहां से टर्मिनोलॉजी ली क्यों थी। इनफैक्ट वो मोर एडवांस पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने के लिए आपने वो चीज देखी थी। तो स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने आपसे बात करी कि कोई वेव अगर प्रोपगेट कर रही है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, उसके ऑसिलेशंस रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में होते हैं।
इसलिए यहां पे लिखा हुआ रैंडम पोलराइजेशन। तो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन प्रोपगेशन, वेव जो प्रोपगेट कर रही है वो ब्लू एरो के लॉन्ग जा रही है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो उसके पॉपुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस के पॉपुलर हो रहे हैं, वो किधर भी हो सकते हैं, रैंडम पोलराइजेशन है, इसको मैं बोलूंगा रैंडम पोलराइजेशन। ठीक है। द स्लेंडर एरो रिप्रेजेंट्स अ रे ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। ये जो एरो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक अनपोलराइज्ड लाइट को, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन कैसे हो रहे हैं, उसके पॉपुलर हो रहे हैं, बट रैंडमली हो रहे हैं। The bold arrows represent direction of polarization of individual waves composing the ray. If light is unpolarized, the arrows point in all directions. बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अनपोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। और थोड़ा सा सोचो इस बारे में कि कैसे ये रैंडमाइजेशन आया है। तो उसका सिंपल सी बात है, जिस सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट हो रही हैं वो सोर्स एटॉमिक लेवल पर है या फिर न्यूक्लियॉन लेवल पर है। तो उनके जब एनर्जी लेवल्स चेंज होते हैं तो उस वक्त एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स एमिट होती है, बट वो इतने मैसिव स्केल पे होते हैं, इतने ज्यादा नंबर्स में होते हैं कि हर एक इंडिविजुअल स्मॉल टाइनी फिनोमेना जो होती है ना वो दूसरे के साथ रैंडम फेज में होती है। मतलब 10 to 19 एटम्स हैं, वो डिफरेंट मोमेंट्स पे डीएक्साइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो तो बहुत ही हाईली रैंडम प्रोसेस जाएगी ना। तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस के, वो तो सबके सब बहुत ही रैंडम डायरेक्शन में होंगे। तो यही रैंडमनेस आपको दिखाया रहा है, यही चीज कहलाती है अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है। थॉट आपके मन में होना चाहिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। ये थॉट आपके बेसिकली मीनिंग आपके माइंडसेट में होना चाहिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। स्टूडेंट्स ये बात अपनी हो चुकी है कि ये अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है तो देयर इज अ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो अभी डायग्राम में आप देख रहे हो देयर इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही है, तो दिस प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, दिस प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर जो ऑसिलेशन हो रहे होते हैं दैट इज पोलराइजेशन, और जिस प्लेन में ऑसिलेशंस पॉसिबल होते हैं दैट इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो अपनी बात हो चुकी है। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है ना वो एंगल पे भी हो सकता है, जैसे अब डायग्राम में दिखा रहा हूं ना, डायग्राम आप देख सकते हो 45 डिग्री पे हमने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया है, तो ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंगल पे भी हो सकता है। ठीक है, समटाइम्स सम सिचुएशंस में वो एंगल पे भी हो सकता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात हो रही है कि देयर आर सम फिल्टर्स जिसको हम बोलते हैं ना पोलराइजिंग फिल्टर। देयर आर सम पोलराइजिंग फिल्टर्स। उन पोलराइजिंग फिल्टर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से लॉन्ग चेन्स में अरेंज होते हैं कि जब उससे ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट जब वो पास करता है तो सिर्फ जो लॉन्ग चेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है ना वो इससे अरेंज होती हैं कि वो सिर्फ एक पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को वो पास होने देती हैं, पॉपुलर कंपोनेंट को पास नहीं होने देती। जो भी कंपोनेंट्स के अदर देन दिस एक्सिस है उसको पास नहीं होने देती। तो फिल्टर्स का ना एक पोलराइजेशन एक्सिस होता है, एक पास एक्सिस होता है। इसको पोलराइजेशन एक्सिस बोल सकते हो, ट्रांसमिशन एक्सिस बोल सकते हो, इसको पास एक्सिस बोल सकते हो। तो इस पास एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट होता है ना वो एज सच पास हो जाता है, बाकी रेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड, और इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन डायरेक्शन। तो ये रे ऑफ लाइट जा रहा है, उसके पॉपुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और उसके पॉपुलर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो देयर आर सम फिल्टर्स जो रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं। इन्हीं को आप पोलराइजर बोल सकते हैं, पोलराइजिंग फिल्टर बोल सकते हैं, पोलराइड्स बोल सकते हैं। A polarizing filter has a polarization axis that acts as a slit passing through electric fields parallel to its direction. वो स्लिट की तरह बिहेव कर रहा है, जैसा अभी हमने बात किया था ना कि अगर आप एक स्ट्रिंग को ऑसिलेट करा दोगे तो स्ट्रिंग का जो प्लेन होगा ना अगर वो किसी स्लिट के पैरेलल होगा तो स्ट्रिंग के ऑसिलेशंस पास कर जाएंगे, और वहीं अगर स्लिट इस तरह से और स्ट्रिंग का ऑसिलेशन इस तरह से हो रहा है तो वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन पोलराइजिंग फिल्टर के साथ भी हो रहा है। ठीक है, the direction of polarization of EN wave is defined to be direction of its electric field. ये देखो इंपॉर्टेंट बात आई, direction of polarization of EN wave is defined to be direction of its electric field. इस बात पे मैं एक बार और एम्फेसाइज कर चुका हूं कि किसी पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन किसको बोलेंगे, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशन अलाउड है उसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन डायरेक्शन।
हम बोलेंगे उस डायरेक्शन में वो वेव पोलराइज्ड है, ठीक है। पोलराइजेशन डायरेक्शन मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन जिधर अलाउड है वो पोलराइजेशन डायरेक्शन है, ठीक है। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे बोला कि किसी भी प्रोपगेटिंग वेव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी एंगल पर भी हो सकती है, किसी और प्लेन में भी हो सकती है। तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे एंगल पर है, इससे वेक्टर। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था इसको आप रिजॉल्व कर सकते हो। तो मान लो इसको आपने रिजॉल्व किया तो ई कॉस थीटा कॉम्पोनेंट आ गया और इधर ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट आ गया। और जैसा अपनी बात हुई थी कि जो पोलराइजिंग फिल्टर है उसकी जो एक्सिस है, उस एक्सिस के पैरेलल वाला जो कॉम्पोनेंट होगा ना वो तो ट्रांसमिट हो जाएगा, वो तो ट्रांसमिट हो गया। और जो पॉपुलर कॉम्पोनेंट है उसका क्या होगा, इस वाले कॉम्पोनेंट का क्या होगा, ये कॉम्पोनेंट ब्लॉक हो जाएगा। तो दैट मीन्स इवेंचुअली पोलराइजिंग फिल्टर के ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट है वो तो एज सच पास हो गया, वो हो गया ई कॉस थीटा, वो पास हो गया। इस बात का ये भी मतलब है कि एक दूसरा जो कॉम्पोनेंट था ई साइन थीटा, उससे करस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी थी ना वो एब्जॉर्ब हो गई। इसका मतलब ये है कि जो इंटेंसिटी वो रिड्यूस हो जाएगी। एंड सिंस इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी दैट विल प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मींस जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगा वो कॉस स्क्वायर थीटा के फैक्टर के प्रोपोर्शनल होगा, दैट मीन इट विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। A polarizing filter transmits only the component of the wave parallel to its transmission axis, reducing the intensity of any light not polarized parallel to its axis. हाँ, अगर कोई पोलराइज लाइट पास कर रही तो और उसका पोलराइजेशन पैरेलल टू एक्सिस से, ट्रांसमिशन एक्सिस से, तो एज सच पूरा कंप्लीट कॉम्पोनेंट ट्रांसमिट हो जाएगा। बट अगर वो एंगल पर है तो सिर्फ वो कॉम्पोनेंट ट्रांसमिट होगा जो ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल है। और स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एक हिंट दिया कि इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी आप फिगर में देख रहे हो, देयर इज एन अनपोलराइज्ड लाइट, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के ऑसिलेशंस इन ऑल द डायरेक्शंस हैं। उसके सामने एक पोलराइजिंग फिल्टर आया, तो सामने पोलराइजिंग फिल्टर आया, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कॉम्पोनेंट आएंगे ना, ये वाला कॉम्पोनेंट ऐसे से ट्रांसफर हो जाएगा। इस सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स ट्रांसमिशन के एक्सिस के पैरेलल होंगे वो ट्रांसमिट हो जाएंगे, और बाकी जो भी पॉपुलर कंपोनेंट्स होंगे दे ऑल विल बी ब्लॉक्ड। तो आप ये सोच सकते हो कि आप ये वेक्टर ले लो, आप ये वेक्टर ले लो, इन सारे वेक्टर्स को आप एक पॉपुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट, दैट मींस इस तरह से पैरेलल और पॉपुलर कंपोनेंट आप डिवाइड कर सकते हो। ये बात हमने शुरुआत में की थी। तो ये वाला जो कंपोनेंट उसका क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एज सच पास कर जाएगा। तो ये इस तरह से एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी क्रॉस कर गई, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी ब्लॉक हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, आप ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पोलराइजिंग फिल्टर है। अब इसके पैरेलल मान लो तुम्हें एक और पोलराइजिंग फिल्टर लगा देते हो, उसकी भी एक्सिस इसके पैरेलल है, तो ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड एज सच इससे क्रॉस करेगी, ये एज सच इससे क्रॉस करेगी, ठीक है। यूजुअली जो सेकंड फिल्टर होता है उसको यूजुअली एनालाइजर बोलते हैं। तो पहला फिल्टर वो पोलराइजर हो गया, जो दूसरा फिल्टर उसको एनालाइजर बोलते हैं, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। The effect of rotating two polarizing filters where the first polarizes the light. All of the polarized light is passed by second polarizing filter because its axis is parallel to the first. Second वाले की axis parallel है तो सारा सारा component transmit हो गया, ठीक है। But what happens अगर second one का जो transmission axis है that is perpendicular, तो आप अगर रिकॉल कर सकते हो जो मैंने अभी आपसे बोला था कि स्लिट के पैरेलल अगर आप किसी स्ट्रिंग को ऑसिलेट करा रहे हो तो स्ट्रिंग के ऑसिलेशन ट्रांसमिट हो जाएंगे, बट स्लिट के पॉपुलर अगर आप स्ट्रिंग को ऑसिलेट कर रहे हो तो वेव ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो एग्जैक्टली वैसे यहां भी हो रहा है। तो फर्स्ट फिल्टर पोलराइजर फिल्टर, उसने पोलराइजेशन किया, अपने ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड उसने बना दी, वो बाहर आई। एक दूसरा आपने एनालाइजर लगा दिया, पोलराइजिंग फिल्टर एक और लगा दिया, उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है, इट इज परपेंडिकुलर। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो है ये ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, अगर इसको आप थोड़ा सा एंगल पर रख दोगे तो अपने ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी पास कर सकता है, और ये पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को 100% ब्लॉक कर सकता है, पूरा जीरो इंटेंसिटी हो सकता है, ठीक है ना। एज द सेकेंड फिल्टर इज रोटेटेड ओनली पार्ट ऑफ लाइट इज पास्ड, लिखा हुआ है ना, एज इट इज रोटेटेड। अगर आप इसको घुमाना शुरू करोगे
तो पार्ट इंटेंसिटी क्रॉस करनी शुरू करेगी। और अगर पॉपुलर कर दोगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली पॉपुलर कर दोगे तो क्या होगा, देन इसकी एक्सिस ऐसे, इसकी एक्सिस ऐसे, एग्जैक्टली 90 डिग्री के अगर तुम एक्सेस कर दोगे तो क्या होगा, वो ब्लॉक कर देगा, लाइट विल बी कंप्लीटली ब्लॉक्ड। तो व्हेन द सेकंड फिल्टर इज पॉपुलर टू द फर्स्ट, नो लाइट इज पास्ड, वो कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा। दैट मींस पोलराइजर और एनालाइजर दोनों के एक्सिस अगर क्रॉस्ड है तो एनालाइजर के बाद जो भी इंटेंसिटी आएगी जीरो होगी, देयर विल बी नो ट्रांसमिशन एट ऑल। हाँ, उसका अगर थोड़ा सा पार्शियली रोटेटेड रखोगे तो कुछ इंटेंसिटी ट्रांसमिट करेगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। आप पोलराइड्स ले लो, ऐसे बहुत सारे सनग्लासेस आते हैं जो पोलराइज ग्लासेस होते हैं, पोलराइड्स होते हैं। तो आप अगर एक दूसरे पर रख दो और उनको रोटेट करो तो आप ये रियलाइज करोगे कि रियली पॉइंट जब कोई भी लाइट का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, पार्शियल ट्रांसमिशन भी हो सकता है और लाइट कंप्लीटली ब्लॉक भी हो सकती है। ठीक है, इन दिस फोटोग्राफ ए पोलराइजिंग फिल्टर इज प्लेस्ड अबव टू अदर्स। Its axis is parallel to the filter on the right, dark, and parallel to filter on the left. यहां पे पैरेलल है, थोड़ा ट्रांसमिशन हो रहा है, यहां पॉपुलर है तो इसको ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। दैट मींस इधर थोड़ा सा पैरेलल रखी गई है एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस, तो देयर इज पार्शियल ट्रांसमिशन, और यहां पे आप देखो तो कंप्लीटली ब्लॉक कर रहा है। तो ओवरऑल एक पोलराइड ले लो, सामने दूसरा पोलराइड रख दो, उसको घुमा के देखो तो आप रियलाइज करोगे जैसे ही उनके प्लेन ऑफ पोलराइजेशंस, दैट मींस की ट्रांसमिशन एक्सिस जैसे ही उनके एक दूसरे के पॉपुलर होंगी ना, वैसे ही क्या होगा कि लाइट विल बी कंप्लीटली ब्लॉक्ड। एक्सपेरिमेंट आप खुद घर पे करके देख सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने पोलराइजेशन डेफिनेशन देख ली और अब हम बात करने आ रहे हैं कि हाउ अ पोलराइजर वर्क्स, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या सिचुएशन है। तो स्टूडेंट्स, पॉलीविनाइल अल्कोहल की शीट्स बनाते हैं और उन शीट्स को प्रॉपर्ली स्ट्रेच करते हैं ताकि उसमें बहुत ही लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स बन जाए। दैट मीन्स एक शीट अगर ऐसे है तो कुछ इस तरह से उसको स्ट्रेच करते हैं कि इस तरह से पीवीए की, पॉलीविनाइल अल्कोहल की, इस तरह से लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स जो है इस तरह से अरेंज हो जाए। फिर इसको हम एक आयोडीन डाई में डिप कर देते हैं। तो आयोडीन डाई में डिप करने के बाद आयोडीन का जो इलेक्ट्रॉन है, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, दैट कैन एक्ट एज कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, वो कंडक्शन कर सकता है। तो इसको आयोडीन डाई में डिप करने से क्या होता है कि ये जो लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इनको सराउंडिंग जो आयोडीन मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टिक कर जाते हैं, और स्टिक करने के बाद उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब कंडक्शन का काम कर सकते हैं। वो इनफैक्ट एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स के लॉन्ग डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर चेन्स है ना, ये मॉलिक्यूलर चेन्स वायर की तरह बिहेव कर सकती हैं, लॉन्ग वायर की तरह बिहेव कर सकती हैं। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में जब इस पर एक अनपोलराइज्ड लाइट जब इंसिडेंट होगी, तो ऐसा आपको बताया गया था कि जो अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट, आप इसको मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं और इसको मैं वाई एक्सिस बोल देता हूं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंसिडेंट हुई वो इस तरह की है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लेता हूं और इससे कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लेता हूं। तो जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है इट इज पैरेलल टू द लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो उसके पॉपुलर है। तो आप ये सोच सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है ना वो मोर इजिली पॉसिबल अलोंग द चेन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन पॉपुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्टेड है, उधर बहुत ही कम मोशन हो सकता है। मेनली जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो अलोंग द लेंथ ऑफ दिस चेन हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंसिडेंट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स से फोर्स आएगा, वर्क करेगा, एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो कंपोनेंट है ये इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है ये बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। बट ये वाला जो कंपोनेंट है ये मोर और लेस मोस्टली ये ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जो ऑसिलेशंस हैं वो इस डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्टेड है, तो मोस्टली वाला कंपोनेंट ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जो मॉलिक्यूलर चेन्स हैं जिसके अलॉन्ग अलाइंड हैं, इसको मैं एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूं, इसके पर्पनर वाला जो कंपोनेंट वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो जो पोलराइजेशन है वो इन चेन्स के लेंथ के पर्पनर वाला जो कंपोनेंट है वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये इसका पोलराइजेशन है। दैट मीन्स जो एक्सिस है पोलराइजेशन एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस वो इन लॉन्ग चेन्स के पर्पनर डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सी बात मैंने बोली कि आपने एक शीट बनाई, उस शीट में जो आपने इससे से उसको स्ट्रेच किया, उसके जो मॉलिक्यूल्स अलाइन हो गए, बहुत सारे डिफरेंट लाइंस में सिमेट्रिकली अलाइन हो गए। अब ये प्रोसेस है
जो कि बनाई जा सकती, यही चीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। और जब ये लॉन्ग चेन असेंबल हो गई तो इसको हमने एक डाई में डिप कर दिया, आयोडीन डाई में, जो कि कंडक्टिंग है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट इस चेन के अलॉन्ग होगा वो एक्चुअली एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो पर्पुलर कंपोनेंट है पर्पुलर कंपोनेंट ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है। A commonly used polite film is a flexible plastic sheet made of polyvinyl alcohol. The sheet is heated and is stretched to align the PVA molecules into long parallel rows. इस long parallel rows में जो molecules हैं उसको अलाइन कर दिया जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट है। The sheet is then dipped into an iodine dye. The iodine atoms, which have loosely bound outer electrons, bond to the long chains of PA molecules. जिसको आयोडीन डाई में जब डिप कर देते हैं ना, तो क्या होता है, जो आयोडीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टिक कर जाते हैं, और जब स्टिक कर गए तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लूजली बाउंड है, दोस कैन ऑसिलेट। ठीक है। द पीवीए चेन्स कैन देन एक्ट एज लॉन्ग एक्सट्रीमली थिन क्लोजली स्पेस मेटल वायर्स। ये लॉन्ग मॉलिक्यूलर चेन्स जो है वो मेटल वायर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। इनफैक्ट उसमें क्योंकि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी हो चुकी है। ठीक है। Consequently, this popular component of electric field passes through the material. बेटा मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया what happens when light falls on plastic film. When unpolarized light falls on the plastic film, the electric field of light exerts a force on free moving iodine electrons. When unpolarized light falls on the plastic film, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या काम कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम कर रही है, आयोडीन मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर फोर्स लगा रही है। फोर्स के बाद इलेक्ट्रॉन मूव किधर करेगा, अलोंग द चेन मूव करेगा, जो मॉलिक्यूलर चेन है उसके अलोंग मूव करेगा। द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रेच चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, चेन के अलोंग मूव करेंगे। सो द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज पैरेलल टू द direction of these chains is easily absorbed by the electrons. However, the iodine electrons cannot readily move perpendicular to stretch chains and therefore cannot absorb the component electric field in this direction. अब ये तुम्हें सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो रहा है और कौन सा कंपोनेंट ट्रांसमिट हो रहा है। ये बेटा ये अब आप लोगों को सोचना है कि कौन सा कंपोनेंट ट्रांसमिट हो गया और कौन सा एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है। Consequently, this popular component of electric field passes through the material. जो पर्पुलर कंपोनेंट है वो मटेरियल से पास करने वाला है। तो ट्रांसमिशन एक्सिस किधर होनी है, अलोंग द लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स होनी है या पर्पुलर टू दैट होनी है, ये याद करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, दैट इज ट्रांसमिशन एक्सिस। The direction along which electric field is transmitted is called transmission axis or polarizing axis. Note that transmission axis of polite film is perpendicular to axis of long chain molecules. बेटा ये सारी बातें मैं बोल चुका हूं, इसको अब तुम्हें ध्यान देना है। क्या नोट है, note that transmission axis is perpendicular to axis of long chain molecules. Molecular chains के perpendicular transmission axis है, वो स्टोरी यहां बोली गई। ठीक है। ये बात बेटा मैं अभी एक दो बार और बोलूंगा ना तो तुम्हें एकदम अच्छे से ये समझ में आ जाएगी। ये स्टोरी है, स्टोरी ये है कि ये चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लॉन्ग मॉलिक्यूल्स पीवीए की ये चेन है। अब इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट हुई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसे है और एक कंपोनेंट ऐसे है, एक कंपोनेंट पैरेलल है और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। किसी मोमेंट पर वो ऐसे इंसिडेंट हुए इस तरह से। ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखना कि हम एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मींस उसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो वैरिंग है, कांस्टेंट नहीं है, वो वैरिंग है। जस्ट लाइक स्ट्रिंग पे जिससे ऑसिलेशन होता है वैसा है। शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था ना कि ईएम वेव जो होता है वो कैसे ऑसिलेटिंग होता है, तो वैसा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो ये वाला परसेंट है, दो पैरेलल है। तो हमने एक प्लेन कंस्ट्रक्ट कर लिया, इस प्लेन में ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करा देगा।
ठीक है। और जो दूसरा पॉपुलर प्लेन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, उसमें रेस्ट्रिक्शन है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट नहीं कर सकता, उसमें रेस्ट्रिक्शन है। इस प्लेन में रेस्ट्रिक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट्स वीकली पॉपुलर टू लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल। यहां पे बहुत ही वीक ऑसिलेशन हो रहा है, इसलिए ये वाला जो कंपोनेंट है वो ट्रांसमिट हो रहा है, और यही प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, यही पोलराइजेशन है इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोलराइज अलोंग दिस डायरेक्शन, ई पॉपुलर इधर की तरफ है, और इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सॉर्ब हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स एक्सपीरियंस करके ऑसिलेट कर सकता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है। तो दिस कंपोनेंट विल बी एब्सेंट। ठीक है। डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑसिलेटिंग पैरेलल टू द मॉलिक्यूल। ये बेटा देखो, ऑसिलेटिंग पैरेलल। द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब्स एनर्जी and reduces the intensity of component of the EM wave that is parallel to the molecule. मॉलिक्यूल के पैरेलल वाला जो है वो क्या हो गया, खत्म। पॉपुलर वाला क्या है, वो मैक्सिमम पास हो गया। ठीक है, वो मैक्सिमम उसका ट्रांसमिशन हो गया। ये लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और आपको शुरुआत में बताया था ट्रांसमिशन एक्सिस किधर होगी। ट्रांसमिशन एक्सिस किधर है, ट्रांसमिशन एक्सिस इज परपेंडिकुलर। ये लॉन्ग मॉलिक्यूल्स हैं, उसके पॉपुलर ये ट्रांसमिशन एक्सिस है। ठीक है, लॉन्ग मॉलिक्यूल्स आर अलाइंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ ए पोलराइजिंग फिल्टर। इन एन EM wave, the component of electric field perpendicular to these molecules passes through the filter, whereas the component parallel to the molecules is absorbed. एटलीस्ट इतना भी याद कर दोगे तो तुम्हारा काफी काम बन जाएगा। और मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन से वर्क करती है, और आयोडीन डाई में जो रखा था उसका रोल क्या था, आयोडीन का रोल क्या था उस लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स में, वो भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज द कॉन्सेप्चुअल थिंग एंड दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ एलन, कि हम इस पे कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं। दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ एलन। स्टूडेंट्स, अभी आप देख रहे हो कि एक पोलराइजर है। ठीक है, ये पोलराइजर के मॉलिक्यूलर चेन्स है, और इस पे एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो ऐसा आपको बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशंस हैं जो पॉपुलर डायरेक्शन में, वो पूरे पूरे ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो पूरे पूरे ट्रांसमिट हो रहे हैं। अभी यही इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, वो कंप्लीटली ट्रांसमिट हो रहे हैं। फिर आप इसमें देखो कि अगर जो पोलराइजर है उसकी एक्सिस अगर हॉरिजॉन्टल होगी, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉपुलर कंपोनेंट है वो 100% ट्रांसमिट हो जाएगा, वो 100% ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा। बट ये वाले सिचुएशन में क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, ये मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं। इसके बाद क्या हुआ मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन किया, बस तुम एक्सिस देख लो कैसे बना हुआ है, ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया। अब इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट, इसमें मॉलिक्यूलर चेन्स जो है वो हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, तो ट्रांसमिशन कौन सा होगा, वर्टिकल। अब इससे पोलराइज्ड लाइट बाहर आई, अब जब पोलराइज्ड लाइट बाहर आई तो आपने एक और पोलराइजर ले लिया, बट उसकी एक्सिस 45 डिग्री पे रख दी। अब जब तुमने इसकी एक्सिस 45 डिग्री पे रख दी तो हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ रहा था। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को तुम्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा, अ कंपोनेंट लाइक दिस एंड अ कंपोनेंट लाइक दिस। तो इससे दो कंपोनेंट से तुम्हें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, दो कंपोनेंट तुम रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब बेटा इसमें देखो कौन सा कंपोनेंट ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिशन किसका होगा, इसे ध्यान से देखो, ट्रांसमिशन किसका होगा। तो ये मॉलिक्यूलर चेन्स हैं, मॉलिक्यूलर चेन्स के पॉपुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, क्या वो ट्रांसमिट होगा, ये जो पैरेलल कंपोनेंट है वो ट्रांसमिट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो आपने कंपोनेंट्स बना दिए, तो आपने पढ़ा कि ट्रांसमिशन एक्सिस होती है वो मॉलिक्यूलर चेन्स के पॉपुलर होती है, तो नेचुरल सी बात है ये वाला जो कंपोनेंट वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो गया, ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस डिस्कशन बहुत ध्यान से देखा होगा ना, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की जो इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस किया जा सकता है।
आप इसको घुमाते हो घुमाते हो घुमाते हो घुमाते हो घुमाते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि लाइट का ट्रांसमिशन उसको आप जीरो कर सकते हो, उसको आप मैक्सिमम भी कर सकते हो। अगर ये मॉलिक्यूलर चेन्स इसी के पैरेलल वाली मॉलिक्यूलर चेन्स हो जाएंगी, तो उस वक्त दोनों ही पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस पैरेलल होंगे एक दूसरे के, और ये वाली एक्सिस होगी, ये कंपोनेंट एज सच वैसे वैसे ही पास हो जाएगा। जरा स्टूडेंट्स इस बात पे एक बार और आप ध्यान से देखो कि मैंने आपको क्या कहने की कोशिश की है। ये अगर आप समझ गए तो पूरी स्टोरी ओवर है। ये पोलराइज लाइट आ रही है जो कि इस पे पोलराइज्ड है, आपने पोलराइजर लिया उसको 45 डिग्री पे रख दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, कैसा कंपोनेंट ऐसे और ऐसे बनाया जा सकता है? क्या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ऐसे और ऐसे बनाया जा सकता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट इस मॉलिक्यूलर चेन्स के पॉपुलर होगा वो तो ऐसे ट्रांसमिट होगा, बट बेटा इन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्या होगा जो इस चेन के पैरेलल है, इसका क्या होगा? ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये वाला ट्रांसमिट हो जाएगा। यही बात अभी तुम्हें समझाई जा रही थी। तो पोलराइजर किस तरह से वर्क करते हैं? पोलराइजर इस तरह से वर्क करते हैं कि वो किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है। जो सन ग्लासेस होते हैं ना, सन ग्लासेस भी इसी तरह से फंक्शन करते हैं। सन ग्लासेस की जो फंक्शनिंग है वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह से होती है। पोलाइट सनग्लासेस कैसे काम करते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो जैसे मान लो कोई एक शाइनिंग सरफेस है, ठीक है, कोई भी एक शाइनिंग सरफेस है, कोई मेटालिक सरफेस है, ये मेटालिक सरफेस है, ठीक, इस पे एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो जब इस पे अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होगी तो उस पोलराइज्ड लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका आप एक कॉम्पोनेंट ऐसे ले सकते हो और एक कॉम्पोनेंट इसके पॉपुलर ले सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट हो रही है ईएम वेव की, उसका एक कंपोनेंट तुम सरफेस के पैरेलल ले लो, दिस पैरेलल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट सरफेस के पॉपुलर ले लो। तो एक कंपोनेंट ये हुआ और एक कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ, इसको एक एरो मान लो, पॉपुलर हुआ, ये पैरेलल हुआ। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, उस रिफ्लेक्टेड लाइट में ये वाला जो कंपोनेंट होता है ना, ये वाला कंपोनेंट मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होता है। दैट मीन्स जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ना, उसमें ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डोमिनेट करता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का पोलराइजेशन रहता है, और जो पॉपुलर कंपोनेंट होता है वो मैक्सिमम ट्रांसमिट होता है, उसका बहुत ही कम हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ट्रांसमिट्स विद मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। अब आप सोचो कि कोई एक सरफेस है, वो सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुई और आपकी तरफ आ रही है, तो आपकी जो लाइट आ रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं इसके सामने सन ग्लासेस लगा दूं और उन सन ग्लासेस का जो पोलराइजेशन एक्सिस है, सन ग्लासेस का पोलराइजेशन एक्सिस बोल रहा हूं, पोलराइजेशन एक्सिस में पॉपुलर कर दूं, तो सन ग्लासेस का पोलराइजेशन एक्सिस में पॉपुलर कर दूंगा। ये इस बात को मैं ऐसे बोलूं कि जो सन ग्लासेस है, सन ग्लासेस का जो मॉलिक्यूलर चेन्स है, वो मॉलिक्यूलर चेन्स अगर मैं इसके पैरेलल कर दूं, तो मॉलिक्यूलर चेन्स अगर मैं इसके पैरेलल कर दूंगा तो सन ग्लासेस जो मॉलिक्यूलर चेन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। बट ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइट ग्लासेस कैसी होनी चाहिए? ट्रांसमिशन एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस। तो ट्रांसमिशन एक्सिस का परपेंडिकुलर टू दिस है, तो उससे क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और यही ग्लेयर प्रोड्यूस करता है। जो चमक से दिखाई पड़ती है ना किसी सरफेस से, पानी की सतह से जो वाटर रिफ्लेक्ट होता है उसमें चमक आती है, दैट इज ग्लेयर जो होता है ना, दैट ग्लेयर इज एब्जॉर्ब, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डोमिनेटिंग होता है। जो पोलराइट सनग्लासेस होते हैं वो उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दैट मीन्स जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो उसके परपेंडिकुलर होती है, तो सिर्फ पॉपुलर कंपोनेंट ट्रांसमिट होता है, पैरेलल जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। स्टूडेंट्स ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, इसको ध्यान रखना है इस बात को। तो व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट स्ट्राइक्स अ स्मूथ सरफेस, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड, इसको ध्यान रखना, पार्शियली पोलराइज्ड। Specifically, the amplitude of electric field component that is parallel to reflecting surface is larger than
the amplitude of component that is perpendicular to surface. That means students, कोई भी सरफेस अगर है उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो आ रही है, उस रिफ्लेक्टेड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस जो कंपोनेंट होता है वो बहुत वीक होता है. ठीक है, तो हमें पोलराइड कैसे लगाना है, उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस कैसे रखनी है, सो दैट इट एब्जॉर्ब्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ठीक है, polarized sunglasses take advantage of this fact to reduce reflected light or glare. Most surfaces that cause glare are horizontal. Water surface, distant road, कोई कार है, कार का surface, metallic surface, ये सब के सब mostly horizontal surfaces होते हैं. तो most surfaces that cause glare are horizontal. For example, automobile hoods and water surfaces. The glare is therefore composed predominantly of light पोलराइज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. कौन सा कंपोनेंट डोमिनेटिंग है रिफ्लेक्टेड लाइट में, कौन सा कंपोनेंट डोमिनेटिंग है, हॉरिजॉन्टल. द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइड सनग्लासेस आर वर्टिकल. कैसा है, वर्टिकल. बस यही सवाल पूछा जाएगा. विच एनेबल्स देम टू एब्जॉर्ब ओवर हाफ ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट. यू कैन डेमोन्स्ट्रेट दिस योरसेल्फ बाय व्यूइंग रिफ्लेक्टेड ग्लेयर थ्रू वन लेंस ऑफ पोलराइड सनग्लासेस. Rotating the lens through 90 degree will cause the intensity of this transmitted light to increase noticeably. बट एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बोल दी गई कि मान लो हॉरिजॉन्टल लाइट ऐसे आ रही है, तुम्हारे सन ग्लासेस का ट्रांसमिशन एक्सिस ये है, तो अगर तुम सन ग्लासेस को रोटेट करोगे ना तो यू कैन इजिली यू कैन वॉच दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग. मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम होकर जीरो हुआ, फिर वो मैक्सिमम हुआ, उसको आप घुमाओगे तो इंटेंसिटी चेंजिंग आएगा, इंटेंसिटी उसमें वैरिंग आएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो ये था कि जो पोलराइड सन ग्लासेस होते हैं उनका फंक्शन कैसा होता है और उनका ट्रांसमिशन एक्सिस कैसे होता है. जब इसमें मैंने ग्लासेस लगा रखे हैं तो ट्रांसमिशन एक्सिस इस तरह से होगा, सो दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो एब्सॉर्ब है. किसी भी सरफेस से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैक्सिमम ट्रांसमिट होता है. डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये बताने आ रहा हूं कि किस तरह से रिफ्लेक्शन की वजह से पोलराइजेशन होता है. तो स्टूडेंट्स, एक बात आप रिकॉल करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. मैं फिर से इस पॉइंट को बता दूं कि 12 मार्च को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक वीडियो लॉन्च किया था, उसको आप देख लें, जिसमें आपको यह बताया गया था कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं. वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया था कि जब कभी भी कोई चार्ज एक्सलेटेड होता है तो एक्सलेटेड चार्ज इज सोर्स ऑफ रेडिएशन. तो उसमें मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि किसी इलेक्ट्रॉन पर जब उस पर फोर्स लगती है, वो एक्सलेट होता है, तो एक्सलेशन की डायरेक्शन में कोई भी इंटेंसिटी एमिट नहीं होती है. इनफैक्ट एक्सलेशन के पर्पुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम इंटेंसिटी एमिट होती है, नंबर 1. एक्सलेशन के पर्पुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम इंटेंसिटी एमिट होती है, नंबर 1. नंबर 2, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इट इज पैरेलल टू एक्सलेशन. दैट मीन्स मान लो कोई इलेक्ट्रॉन अगर वर्टिकली अगर वो ऑसिलेट कर रहा है, उसका एक्सलेशन अगर इस सेंस में है, तो जो उससे वेव एमिट होगी वो उसके जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो इसके पॉपुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, पॉपुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, नंबर 1. नंबर 2, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलराइजेशन होगा ना वो एक्सलेशन के पैरेलल होगा. ये मैंने आपको बताया था. तो एग्जैक्टली यही चीज इनफैक्ट इंप्लॉय हो रही होती है जिस वक्त किसी सरफेस पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इंसिडेंट होती है तो सरफेस के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस मटेरियल के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसके इन्फ्लुएंस में वो इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, इनफैक्ट एक्सलेट हो जाते हैं. अब ये जो एक्सलेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके वजह से स्पेस में अदर मीडियम में भी और सेम मीडियम में भी इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट करती हैं, उसके वेवफ्रंट्स प्रोपगेट करते हैं. ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहां दी है. दैट मींस कोई इलेक्ट्रॉन है, उन्हें इलेक्ट्रॉन्स के ऑसिलेशन की वजह से इनफैक्ट मीडियम 1 में भी और मीडियम 2 में भी, दोनों में भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो वेव फ्रंट्स हैं वो प्रोपगेट करते हैं. ठीक है, तो व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स एट द इंटरफेस ऑफ टू सरफेसेस act as sources of spherical electromagnetic waves that form the reflected and the transmitted waves. Students, बहुत सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन दी गई है कि when subjected to an incident electromagnetic wave, एक इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पे इंसिडेंट हो रहा है,
The atomic electrons at the interface of two surfaces act as sources. जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करके ऑसिलेट करते हैं और वो स्फेरिकल वेव के सोर्सेज बन जाते हैं, और वो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं वो दोनों ही मीडियम में प्रोपेगेट करते हैं. तो देयर इज अ रिफ्लेक्टेड वेव एंड देयर इज अ ट्रांसमिटेड वेव. अब जो रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिट वेव्स हैं इनकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम. तो स्टूडेंट्स एक बहुत सिंपल सा मैसेज दिया गया है कि बेसिकली ऑन द सरफेस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोमैटिक वेव्स के इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑसिलेट करते हैं एंड देन वापस इलेक्ट्रोमैटिक वेव्स एमिट करते हैं इन सेम मीडियम एंड अदर मीडियम आल्सो. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया कि जब कोई इलेक्ट्रोमैटिक वेव किस सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है. तो स्टूडेंट्स अब इसी बात को हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के टर्म्स में बोलने वाले हैं. और एक बात और ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमारे क्लास 12 लेवल के स्कोप के बियॉन्ड है, इसलिए कुछ बातें हमें एज ए इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेंगी. तो स्टूडेंट्स जैसे मान लो कोई ये सरफेस है और इस सरफेस पे ये कोई इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे मान लो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रोमैटिक वेव की उसको आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो. एक कंपोनेंट आप ले सकते हो विच इज पैरेलल टू द सरफेस और एक कंपोनेंट आप ले सकते हो विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस. एक कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस है, एक कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस है और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर सरफेस है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर सरफेस होता है ये मैक्सिमम ट्रांसमिट होता है और जो पैरेलल टू सरफेस होता है इसका रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्लेक्ट होता है. इनफैक्ट इन नॉर्मल सिचुएशन जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसमें ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डोमिनेटिंग होता है और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो स्लाइटली वीकर होता है. तो वर्टिकल कंपोनेंट स्लाइटली वीक होता है एंड कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस जो है बहुत स्ट्रांग होता है. सिमिलरली जो ट्रांसमिटेड वेव होती है उस ट्रांसमिटेड वेव में जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और जो पैरेलल कंपोनेंट होता है सरफेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो थोड़ा स्लाइटली वीक होता है. तो स्टूडेंट्स जब वो इंसिडेंट होता है वेव का तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी डिक्रीज कर जाती है और रिमेनिंग इंटेंसिटी पास कर जाती है. बट उस रिफ्लेक्टेड में भी जो हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन होता है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है और जो ट्रांसमिटेड होता है उससे जो वर्टिकल पोलराइजेशन होता है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है. स्टूडेंट्स मैंने आपसे पहले ही कहा दिस यू विल हैव टू टेक एज एन इंफॉर्मेशन. मैं कोशिश जरूर करूंगा स्लाइटली समझाने की बट ओवरऑल दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर क्लास 12 सिलेबस, इवन आवर कंपटीशन सिलेबस. तो स्टूडेंट जो मैंने अभी बात कही है आपको उसको मैं एक बार फॉर्मली बोल देता हूं. व्हाट हैपेंस व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए सरफेस? वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट is preferentially refracted, that means transmitted to the second surface. इसको ध्यान रखना, जो vertically polarized light है that means vertical electric field है वो transmit होता है. So the reflected light is left more horizontally polarized. जो reflected light होता है उसमें horizontal polarization ज्यादा बचता है. The reason for this phenomena are beyond the scope of this text, but a convenient way for remembering this is to imagine the polarization direction to be like an arrow. एक याद करने के लिए एक सिंपल तरीका बताया गया है कि आप इसको एक एरो की तरह सोच लो. ठीक है. वर्टिकल पोलराइजेशन इज लाइक एन एरो परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये सरफेस है, जो वर्टिकल पोलराइजेशन उसको ऐसे मान लो. आप सोचो कोई तीर इस सरफेस पे आया तो नेचुरली इसको रोकने के लिए कुछ नहीं है तो वो सीधा पास कर जाएगा. ऐसे याद करना पड़ेगा बेटा इस बात को, वो सीधा पास कर जाएगा. दैट मींस वर्टिकल पोलराइजेशन सीधे पास कर जाते हैं और जो पोलराइजेशन इसके पैरेलल है ये वाले ये रिफ्लेक्ट कर जाते हैं. तो आप सोचो कि ये सरफेस है और कोई इस से एक रॉड इस पे स्ट्राइक कर रहा है तो इसके बाउंस करने के चांसेस ज्यादा हैं, इसके बाउंस करने के चांसेस ज्यादा हैं. तो एक एन एरो बाउंसेस ऑफ दिस सरफेस, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ना बाउंस ऑफ करने की वो ज्यादा है और इसकी प्रोबेबिलिटी बाउंस ऑफ करने की नहीं है, ये तो पेनिट्रेट कर जाएगा. तो दैट मींस पेनिट्रेशन जो है ना वर्टिकल कंपोनेंट का ज्यादा होता है और जो रिफ्लेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल तक ज्यादा होता है. इसको इस तरह से याद किया जा सकता है. एक सिंपल वे मैंने आपको बताया. ठीक है. इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म के बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि इट्स बियॉन्ड आवर स्कोप. वर्टिकल पोलराइजेशन इज लाइक एन एरो परपेंडिकुलर सरफेस and is more likely to stick and not be reflected. Horizontal polarization is like an arrow bouncing on its side and is more likely to be reflected. Sunglasses with vertical axis thus block more reflected light than unpolarized light from the other sources. बेटा इस बात को ध्यान रखना, जो सन ग्लासेस हैं, सन ग्लासेस की जो पोलराइजेशन एक्सिस होती है वो वर्टिकल होती है. तो किसी सरफेस से
क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रीडोमिनेंटली रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जब आप सन ग्लासेस लगा रहे हो तो अगर उसकी मैं ट्रांसमिशन एक्सिस अगर मैं वर्टिकल कर दूंगा तो नेचुरली हॉरिजॉन्टल लाइट को ब्लॉक कर देगा। ये बात मैंने पहले भी आपको बोली थी, अभी मैं दोबारा बोल रहा हूं कि सन ग्लासेस की जो पोलराइजेशन एक्सिस होती है, ट्रांसमिशन एक्सिस होती है, वो वर्टिकल होती है, इसीलिए वो हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्टेड लाइट को वो इनफैक्ट पास ट्रांसमिट नहीं होने देता, क्योंकि ट्रांसमिशन एक्सिस वर्टिकल है, रिफ्लेक्टेड लाइट में डोमिनेटिंग है, ये उससे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, इट वाज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अभी आपको बताया गया है कि कोई सरफेस है, उस सरफेस पर जब इंसिडेंट हो रहा है अनपोलराइज्ड लाइट का, तो उस अनपोलराइज्ड लाइट को आप दो कंपोनेंट्स में, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को आप दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक कंपोनेंट आप ले सकते हो विच इज पैरेलल टू सरफेस, और एक कंपोनेंट आप ले सकते हो विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। जब वो ट्रांसमिशन होगा तो ट्रांसमिशन में बात सिंपल से बताई जा रही है कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है इट इज पार्शियली पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस वाला कंपोनेंट ज्यादा है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड पैरेलल टू सरफेस। इसको बेटा ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्टेड वाले में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डोमिनेटिंग है और जो ट्रांसमिट वाला है उसमें वर्टिकल कंपोनेंट डोमिनेटिंग है। बट बेटा एक स्पेशल एंगल होता है जिसको ब्रेविस्टर एंगल लेते हैं, कहते हैं। ब्रेविस्टर एंगल एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसमें लाइट अगर इंसिडेंट हुई और एक ऐसी सिचुएशन बन गई जिसमें कि रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, अगर ये परपेंडिकुलर हो गई, तो उस वक्त जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैरी कर रही होती है। दैट मींस ब्रेविस्टर एंगल पर रिफ्लेक्टेड लाइट सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैरी कर रही होती है, वो एक स्पेशल एंगल होता है और उसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। इनफैक्ट जब आपसे मैंने कहा कि दिस रिफ्लेक्टेड वेव एंड दिस रिफ्रैक्टेड वेव आर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को θ1 बोल रहा हूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी θ1 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मैं θ2 बोल रहा हूं, तो दैट मींस आपके पास एक इक्वेशन तो स्नेल्स लॉ से μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2, एक इक्वेशन आपके पास ये है स्नेल्स लॉ से। दूसरी बात यहां से आप देख सकते हो कि θ1 प्लस 90 डिग्री प्लस θ2 दिस इज 180, दैट मींस आपके पास रिलेशनशिप आ गई। यहां से आप देख सकते हो जो θ2 है वो यहां से 90 माइनस θ1 है, और इसको अगर आप यहां पे सबस्टिट्यूट कर दें तो यू विल गेट μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin 90 माइनस θ1 विच इज cos θ1, यहां से आ जाएगा। इसको अगर आप ट्रांसफर कर देते हैं इधर, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर देते हैं, तो यू विल गेट tan θ1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, ठीक है। तो दिस θ1 दिस इज ब्रेविस्टर एंगल जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखना कि ब्रेविस्टर एंगल वो स्पेशल एंगल है जिस पर अगर इंसिडेंस हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है ना वो ऑलमोस्ट 100% पोलराइज होती है, उसमें हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन डोमिनेट कर रहा होता है। बट जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो अभी भी पार्शली पोलराइज होती है, क्योंकि इसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है सोसाइटी कैरी ऑन होता है एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो डोमिनेटिंग होता है। इट इज ऑल्सो पोलराइज बट 100% पोलराइजेशन इसका नहीं है, बट इसका ऑलमोस्ट 100% पोलराइजेशन है एट ब्रेविस्टर एंगल, ठीक है। तो यही बात आपको एक्सप्लेन की गई है। अनपोलराइज्ड लाइट हैज इक्वल अमाउंट्स ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसमें ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोलराइजेशन का। आफ्टर इंटरेक्शन विद द सरफेस द वर्टिकल कंपोनेंट्स आर प्रेफरेंशियली एब्सॉर्ब्ड और रिफ्रैक्टेड, लीविंग द रिफ्लेक्टेड लाइट मोर हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड। बस यही बात है, इसको मैंने बार बार एम्फेसाइज किया है कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन डोमिनेट कर रहा है। दिस इज अकिन टू एरोज स्टिकिंग ऑन देयर साइड्स एंड बाउंसिंग ऑफ, whereas arrows striking on their tips go into the surface. बेटा ये ध्यान रखना, arrows striking on their tips go into the surface. जो arrows striking on their tips हैं they pass through, और जो इस तरह के arrows हैं they can bounce off, they can bounce off, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए कि हॉरिजॉन्टल वाला बाउंस ऑफ कर जाएगा, वर्टिकल वाला पेनिट्रेट कर जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंगली यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहां पर आ रही हैं। फाइनल वर्ड ये भी पोलराइज है बट पार्शियली पोलराइज है। ब्रेविस्टर एंगल पर ये 100% पोलराइज है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने आ रहे हैं ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी के बारे में, मालूस लॉ।
एक अनपोलराइज्ड लाइट है जो एक पोलराइजर से पास कर रहा है, जिसका ट्रांसमिशन एक्सिस ये है। तो स्टूडेंट्स, आपने लर्न किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं उसको हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली, एक कॉम्पोनेंट जो, इसको मैं अभी एक्स एक्सिस बोल लेता हूं, एक कॉम्पोनेंट जो एक्स एक्सिस के पॉपुलर हिस्से से और दूसरा कॉम्पोनेंट हिस्से से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो ये जो कॉम्पोनेंट यहां पे बन रहा है, लेट्स से टू बी अलोंग बाय एक्सिस, तो जो बाय एक्सिस वाला कॉम्पोनेंट है, सिंस इट इज परपेंडिकुलर टू ट्रांसमिशन एक्सिस, तो ये कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, और जो कॉम्पोनेंट पैरेलल टू ट्रांसमिशन एक्सिस है वो 100% पास कर जाएगा। तो जो पहला जो पोलराइजर होता है उससे जो लाइट इमर्ज कर रही होती है, इट इज लिनियरली पोलराइज्ड लाइट, और वो ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल पोलराइज होती है। अब इसका अगर आप एक और पोलराइजर रख रहे हैं जिसको हम एनालाइजर बोलते हैं, तो अगर मान लो उसकी एक्सिस तुमने इसके परपेंडिकुलर रख दी, तो क्योंकि इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ये जो पोलराइजेशन है वो इस एनालाइजर के पोलराइजिंग एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहा है, तो इसका यहां से देयर विल बी नो ट्रांसमिशन, लाइट विल बी कंप्लीटली ब्लॉक्ड। इसी तरीके से अगर पोलराइजर और एनालाइजर दोनों के एक्सिस पैरेलल हैं, तो जो कॉम्पोनेंट इस एक्सिस के पैरेलल है वो 100% ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो ये दो स्पेशल केसेस हैं, एक तो केस ये है कि भाई दोनों के जो ट्रांसमिशन एक्सिस हैं वो पैरेलल हैं, और एक ये कि पॉपुलर है। बट एक ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है जिसमें कि ट्रांसमिशन एक्सिस किसी एंगल पर हो, तो ट्रांसमिशन एक्सिस जब किसी एंगल पर होगी तो उस वक्त क्या इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी, हमें उसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसके हम कॉम्पोनेंट्स बना सकते हैं। तो ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल जो कॉम्पोनेंट है दैट विल बी ई नॉट कॉस थीटा, जो पॉपुलर कॉम्पोनेंट है दैट इज ई नॉट साइन थीटा। ठीक है, अब आप सोचो कि जो अनपोलराइज्ड लाइट है जब इस पे इंसिडेंट होगी तो कौन सा कॉम्पोनेंट ट्रांसमिट होगा और कौन सा 100% ब्लॉक हो जाएगा। तो ये जो कॉम्पोनेंट पॉपुलर है दिस विल बी ब्लॉक्ड, और जो पैरेलल कॉम्पोनेंट इट विल बी ट्रांसमिटेड, 100% ट्रांसमिशन विल टेक्स प्लेस फॉर दिस कॉम्पोनेंट विच इज पैरेलल टू ट्रांसमिशन एक्सिस। तो ई नॉट कॉस थीटा जो है इसका 100% ट्रांसमिशन हो जाएगा। अब आप सोच सकते हो कि एक कॉम्पोनेंट लूज हो गया, इसका मतलब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी करस्पॉन्डिंग दिस हैज बीन एब्सॉर्ब्ड, वो हमारे को नहीं मिल रही है, वो खत्म हो चुका है। दैट मींस जो ट्रांसमिशन हुआ है उसमें इंटेंसिटी नेचुरली रिड्यूस होगी, और क्योंकि स्टूडेंट्स आप इस बात को पढ़ चुके हैं कि जो इंटेंसिटी थी दैट वाज 1/2 एप्सिलॉन c e स्क्वायर, ये इंटेंसिटी की वैल्यू थी। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन c, यहां पर e के प्लेस पर मेरे को ई नॉट कॉस थीटा रखना पड़ेगा, दिस विल ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, और इसमें ये वाला टर्म है इसको मैं आई नॉट बोल देता हूं, तो I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस फॉर्मूला फॉर ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखना है कि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी वीकेंड होती है, लेस देन इंसिडेंट इंटेंसिटी होती है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट ई नॉट कॉस थीटा सर्वाइव कर रहा होता है, दैट मीन्स जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है वो कॉस स्क्वायर थीटा पे डिपेंडेंट है। और इसको जरूर ध्यान रखना कि थीटा एंगल का मेजरमेंट कहां से हो रहा है, वो जो भी आप पोलराइजर ले रहे हैं ना, उस पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस उसका मेजरमेंट हो रहा है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड मालूस लॉ, आई को आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इससे बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत सिंपल चीज होती है, इसके बारे में बहुत सिंपल चीज बता दूं। सबसे पहली बात, जब कभी भी अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर से पास करेगी, अनपोलराइज्ड लाइट, तो अनपोलराइज्ड लाइट में क्या है कि एक फील्ड वेक्टर इधर है, एक फील्ड वेक्टर इधर है, एक फील्ड वेक्टर इधर, एक फील्ड वेक्टर इधर, तो हर तरह से बहुत सारे फील्ड वेक्टर्स हैं। तो किसी फील्ड वेक्टर का एंगल 0 होगा, किसी फील्ड वेक्टर का एंगल 10 डिग्री होगा, किसी 20 डिग्री होगा, किसी 45 डिग्री होगा। दैट मीन्स 0 से 2 पाई के बीच में सारे के सारे एंगल बना रहे होंगे। दैट मीन्स जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी दैट विल बी एवरेज इंटेंसिटी, और कॉस स्क्वायर थीटा का आप एवरेज जानते हैं, इट इज 1/2। तो दैट मीन्स जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, तो पहले पोलराइजर से जो इंटेंसिटी पास करती है दैट विल बी एवरेज ऑफ दिस, वो आई नॉट बाई 2 होगा। अब ये रेफरेंस इंटेंसिटी हो गई। अब इसके रिस्पेक्ट में जो आप आके एनालाइजर लगाओगे, वो एनालाइजर पे आप आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगा दोगे, बट उसमें आई नॉट क्या यूज करोगे, इस वाले एनालाइजर के लिए आई नॉट आप क्या यूज करोगे, तो आई नॉट विल बी दिस थिंग, आई नॉट बाई 2 एवरेज इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स, ये मिस्टेक
बहुत बार होती है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि एन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए पोलराइजर। तो जो पहला पोलराइजर होता है वो एवरेज इंटेंसिटी ट्रांसमिट करता है जिसकी वैल्यू ये होती है। उसके बाद जो एनालाइजर होता है वो सब्सिक्वेंटली इस इंटेंसिटी पे कॉस का थीटा का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना है कि जो पहला वाला है उस पे इंसिडेंस किसका हो रहा है। अगर उस पे अनपोलराइज्ड लाइट का इंसिडेंस हो रहा है तो पहले से जो इंटेंसिटी पास करेगी दैट विल बी एवरेज इंटेंसिटी एंड इट विल बी आई नॉट बाई 2। ठीक है, सेम पॉइंट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, यहां से लाइट की इंटेंसिटी पास करी, उसके बाद फिर आपने एक और पोलराइजर लगाया, तो यहां से जो इंटेंसिटी पास करेगी इस पे कॉस थीटा का फैक्टर फिर से लगेगा इस वाले पर। तो जो पहला वाला पोलराइजर होता है अगर इस पे इंटेंसिटी आई नॉट आ रही है तो यहां पे आई नॉट बाई 2 आएगी, और वो जब इससे ट्रांसमिट होगी तो मान लो इसके रिस्पेक्ट में अगर थीटा एंगल पर ये तो इसके लिए रेफरेंस इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 है, उस पर कॉस का थीटा का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। तो अनपोलराइज्ड लाइट था इसलिए सीन है, इस पे जो इंसिडेंस हो रहा है वो पोलराइज्ड लाइट का हो रहा है। दैट्स यहां से जब हम यूज करेंगे तो इस इंटेंसिटी को हमें यूज करना है जो कि एक्चुअली आई नॉट बाई 2 हो चुकी है बाई वर्च्यू ऑफ दिस। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन पहले भी मैं दे चुका हूं। अनपोलराइज्ड लाइट ट्रांसमिशन हुआ ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल, अब आप देख सकते हो इसकी एक्सिस क्रॉस्ड है तो उधर कितनी लाइट आएगी, तो हम अपनी बात ये हो चुकी है वो 0 आएगी। एक जस्ट फॉर रेफरेंस एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। मान लो अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर से पास हुई, जब पोलराइजर से पास हुई तो ये उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है। अब इस ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल हमारे पास पोलराइजेशन आएगा और जो इंटेंसिटी आएगी उसकी वैल्यू आई नॉट बाई 2 हो चुकी होगी, दैट विल बी आई नॉट बाई 2। अब हमारे पास एक वेव है जिसका पोलराइजेशन वर्टिकल एक्सिस 30 डिग्री पर है, वर्टिकल एक्सिस 30 डिग्री पर। अब उसके सामने तुमने एक एनालाइजर रख दिया है, वो एनालाइजर इस 30 से 45 डिग्री पर है, दैट मींस इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस से 15 डिग्री पर है, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस से 15 डिग्री पर। दैट मींस अब जो यहां से इंटेंसिटी क्रॉस करेगी दैट विल बी गिवन बाई आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, यहां से कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। फिर आप देखो इसके बाद यहां से इसके सामने जो हमारे पास एक और फिर एनालाइजर आ रहा है उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस इससे 45 डिग्री पर है, तो लेट्स से इट टू बी I1, लेट्स से इट टू बी I1। तो यहां से जो इंटेंसिटी आ रही है वो इससे से, अब इसके रिस्पेक्ट में ये फिर से 45 डिग्री पर है, इससे वापस जो इंटेंसिटी बाहर आएगी दैट विल बी गिवन बाई I1, दिस I1 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसके रिस्पेक्ट में दूसरे वाले इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस कितने एंगल पर है, वो 45 डिग्री के एंगल पर है। तो दिस इज द इंटेंसिटी दैट फाइनली पासेस आउट फ्रॉम दिस। स्टूडेंट्स मैं एक बात को फाइनली सेटल कर रहा हूं, और वो ये फाइनली सेटलमेंट ये है कि अनपोलराइज्ड लाइट से जब आप इसको पोलराइजेस पास करोगे तो पहली बात इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 आ जाएगा, नंबर 1। अनपोलराइज्ड लाइट पास करेगा आई नॉट बाई 2 आ जाएगा, नंबर 1। उसका पोलराइजेशन किधर होगा, जिधर इसकी पोलराइजेशन एक्सिस होगी। अब इसके रिस्पेक्ट में अगले का एंगल देखेंगे, उसके रिस्पेक्ट में अगले का एंगल देखेंगे। ठीक है, तो हर बार आई नॉट कॉस का थीटा वाला जो फॉर्मूला है वो हर बार हम अप्लाई करते चले आएंगे। ठीक है, ये सिंपल सी ट्रिक है, इस पे कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं और स्टूडेंट के यूजुअली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सोर्स ऑफ नेगेटिव मार्किंग वो यही है, वो भूल जाते हैं कि पहला वाला आई नॉट बाई 2 कर रहा है अनपोलराइज्ड लाइट को। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये वर्टिकली पोलराइज्ड इंसिडेंट लाइट है, ये ऑलरेडी पोलराइज्ड है, इसकी इंटेंसिटी को मैं आई नॉट बोल रहा हूं, ये ऑलरेडी पोलराइज्ड है। अब जब ये इससे ट्रांसमिट होगा तो इस एक्सिस के पैरेलल जो पोलराइजेशन आएगा और इसकी वैल्यू होगी आई नॉट कॉस स्क्वायर 45। अब इसके बाद जो दूसरा पोलराइजर है उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस एग्जैक्टली इसके पैरेलल है, तो यही पोलराइजेशन वापस ट्रांसमिट हो जाएगा, दैट मींस जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डायग्राम आप देख रहे हो कि ये वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट है, ये ट्रांसमिट होगा, तो इस डायरेक्शन का इसमें पोलराइजेशन बचेगा, तो इससे 45 डिग्री पर है, तो यहां पे मैं इसको I1 बोल देता हूं, तो दिस I1 विल बी I नॉट कॉस स्क्वायर 45।
फिर इससे 45 डिग्री पे वो नेक्स्ट है, तो इससे 45 डिग्री पे नेक्स्ट है, तो उसको मैं I2 बोल देता हूं, तो I2 विल बी I1 cos स्क्वायर 45, और I1 की वैल्यू ये ओवरऑल है, ये और है, इसको आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, इट बिकम्स cos टू पावर 4 45 डिग्री, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरीके से आपके पास एक डायग्राम और बना हुआ है, इसको आप अपने आप सॉल्व करो, अपने आप से आंसर करो और रीचेक करो, ये वाला केस देख लेना, ऐसा रीचेक करो। तो मुझे बताओ ये क्रॉस एक्सिस है, या कोई भी इंटेंसिटी यहां पर आएगी जीरो, यहां पर इंटेंसिटी आएगी जीरो, उसका कोई रोल ही नहीं है, वो लाइट रिसीव ही नहीं कर रहा है, देयर नो ट्रांसमिटेड लाइट, क्योंकि पोलराइजेशन जो है उसके परपेंडिकुलर ट्रांसमिशन एक्सिस है, तो क्या ये अलाउ करेगा? इट विल नॉट अलाउ, तो दैट मीन्स इसके बाद कोई इंटेंसिटी ट्रांसमिट ही नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स यहां पर इस एंड पर देयर इज नो ट्रांसमिशन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन सेटअप कर रहा है, उसका बहुत ही लिमिटेड चॉइसेस हैं न्यूमेरिकल फ्रेम करने की। एक वो सिंपल काम ये कर सकता है कि वो आपको जो एंगल्स है ना, वो इंस्टेड ऑफ यहां से थीटा देने के, वो आपको यहां से फाई का एंगल दे सकता है, ये चेंज कर सकता है। तो अगर ये फाई है तो दिस इज 90 माइनस फाई, तो आपका जो फॉर्मूला है वो स्लाइटली चेंज हो जाएगा, और इतनी ट्रिगोमेट्री आप समझते हो तो थोड़ा सा अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तो दिस क्वेश्चन भी कैन बी टेकन वेरी इजीली, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताने आ रहा हूं कि किस तरह से आप 3D मूवीज को आप कैसे ऑब्जर्व करते हो, किस तरह से आपके पास एक 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव आता है इन अ मूवी, जिसको हम स्टीरियोस्कोपिक विजन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, आप एक फिंगर को 30 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली अपने सामने रखें और एक बार राइट आई क्लोज करें और देखें कि फिंगर आपको कैसे दिखाई पड़ रही है, फिर आप एक बार लेफ्ट आई क्लोज करें और देखें आपको कैसे फिंगर दिखाई पड़ रही है। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जब आप एक आई क्लोज कर रहे हो तो आपको शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ योर फिंगर अपीयर होगा, सिमिलरली जब आप लेफ्ट आई क्लोज करोगे तो आपको शिफ्ट इन पोजीशन अपीयर होगा। दैट मीन्स हमारे जो आईज हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट के दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखते हैं। इनफैक्ट जो लेफ्ट आई होती है वो लेफ्ट पार्ट ज्यादा देख रही होती है, और जो राइट आई होती है वो राइट पार्ट को ज्यादा देख रही होती है। दैट मीन्स हमारे दोनों आईज किसी भी ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव देख रहे होते हैं और दो स्लाइटली सेपरेटेड इमेज देख रहे होते हैं। हमारा जो ब्रेन है उन स्लाइटली सेपरेटेड इमेजेस को इनफैक्ट सुपरपोज करता है, और जब उसको सुपरपोज करता है तो इस प्रोसेस हमारे को एक 3D व्यू मिलता है, जिसको हम स्टीरियोस्कोपिक विजन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यही काम एक 3D मूवी में हम करना पड़ता है। दैट मीन्स हम एक ऐसा कैमरा डिजाइन करें जिसमें दो डिफरेंट लेंसेज हों। तो आपने कैमरा लिया जिसमें दो डिफरेंट लेंसेज हैं, और वो जो डिफरेंट लेंसेज हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही पोजीशन है, उतनी एवरेज डिस्टेंस से पोजीशनड है जितनी कि एक ह्यूमन आई होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान लें 6 to 7 सेंटीमीटर का गैप मान लें, तो एक कैमरा है जिसके दो लेंसेज हैं, और वो दोनों लेंसेज जो हैं एक सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट हैं, जो एवरेज ह्यूमन आई सेपरेशन होता है उतने डिस्टेंस अपार्ट हैं। अब वो दोनों साइमल्टेनियसली फंक्शन कर रहे हैं, वो दोनों कैमरों से साइमल्टेनियसली हमने कोई एक फोटोग्राफ ली है। तो हमने साइमल्टेनियसली फोटोग्राफ ली तो दोनों कैमरे दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रिकॉर्ड करेंगे। दैट मींस हमारे पास जो इनफैक्ट जो हमारे पास उसका जो पिक्चर आएगा उसमें दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मौजूद होंगे, और वो वैसे ही होंगे जैसे कि एक ह्यूमन आई देखता है। अब हमारा नेक्स्ट एफर्ट ये होगा कि उसको हम किस तरह से वापस कंबाइन कर देते हैं, किस तरह से वो वापस कंबाइन किया जा सकता है। अब उसको वापस कंबाइन करने के लिए उसको हम एक प्रोजेक्टर से एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करेंगे। जब प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो प्रोजेक्टर भी स्पेशल प्रोजेक्टर है, उसमें भी दो डिफरेंट लेंसेज हैं। उससे जब स्क्रीन पर प्रोजेक्शन होगा तो एक जो प्रोजेक्शन लेंस है वो एक आई का प्रोजेक्शन दे रहा होगा, दैट मीन्स एक इमेज बना रहा होगा, और जो दूसरा जो लेंस है वो दूसरा प्रोजेक्शन बना रहा होगा। दैट मीन्स ऑन द स्क्रीन देयर विल बी टू इमेजेस जो कि स्लाइटली सेपरेटेड होंगी, जैसा कि हमारी इंडिविजुअल आईज जो इमेजेस बना रही होती है वो सामने स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब उस प्रोजेक्शन टाइम में क्या होगा कि हमारा एक जो लेंस है वो लेंस मान ली हॉरिजॉन्टली पोलराइज लाइट में डोमिनेटिंग है, तो जो दूसरा लेंस है ना वो वर्टिकली पोलराइज लाइट में डोमिनेटिंग होगा। दैट मींस जो उस लेंस से ऑन स्क्रीन प्रोजेक्शन हो रहा है और वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो दो डिफरेंट पोलराइजेशंस कैरी कर रही है। एक इमेज में हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन डोमिनेटिंग है और दूसरे इमेज में वर्टिकल पोलराइजेशन डोमिनेटिंग है। दैट मींस अब आपके आईज के पास दो डिफरेंट पोलराइजेशन के इनफैक्ट रिफ्लेक्टेड लाइट्स आ रहे हैं, दो डिफरेंट पोलराइजेशंस के
रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे हैं। अब वो जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे हैं वो जब आपके आई पर एंटर करेंगे तो आपके आई में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको हम डिफरेंशिएट कर लें। अब वो कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा हम उसको ग्लासेस लगा दे रहे हैं जिसमें कि एक पार्ट हॉरिजॉन्टली पोलराइज हो और दूसरा पार्ट वर्टिकली पोलराइज हो। तो मान लो ये राइट पार्ट मान लो वर्टिकली पोलराइज है, तो ये प्रीडोमिनेंटली जो वर्टिकली पोलराइज इमेज होगी उसको देख रहा होगा, और जो दूसरा पार्ट है ना वो प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली पोलराइज को देख रहा होगा। दैट सिंपल सी बात है कि मान लो आपने जो स्क्रीन पर जो इमेज आपने प्रोजेक्ट की है, मान लो लेफ्ट आई के करेस्पॉन्डिंग मान लो हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन है और राइट आई के करेस्पॉन्डिंग मान लो वर्टिकल पोलराइजेशन है, तो वही हमें रिसीव करना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारे को ग्लासेस बनाने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट ओवरऑल प्रोसेस ये हुई। ओवरऑल मैं प्रोसेस फिर से रिपीट कर दूं। सबसे पहले क्या हुआ कि आपने किसी ऑर्बिट को फिल्म किया विथ टू डिफरेंट लेंसेज, और जो आपने टू डिफरेंट लेंसेज से उसको फिल्म किया तो एक लेंस लेफ्ट आई का पर्सपेक्टिव ले रहा है और दूसरा लेंस राइट आई का पर्सपेक्टिव ले रहा है। फिर उसको आपने प्रोजेक्ट भी एक ऐसे स्पेशल प्रोजेक्टर से किया जो कि दो डिफरेंट लेंसेज रख रहा है। तो उसका एक लेंस लेफ्ट आई का पर्सपेक्टिव दे रहा है और एक लेंस राइट आई का पर्सपेक्टिव दे रहा है। फिर हमने क्या किया, ये जो दो डिफरेंट लेंसेज जो प्रोजेक्शन ऑन टू स्क्रीन हो रहा है ना, उसको भी हमने दो डिफरेंट पोलराइजेशंस दे लिए। दैट मींस एक इमेज हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन अगर कैरी कर रही है तो दूसरी जो है वो वर्टिकल पोलराइजेशन कैरी कर रही है। वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज पे पहुंचेगा। तो राइट आई अपने वाला पोलराइजेशन का रिस्पॉन्डिंग इमेज रिसीव करेगा और लेफ्ट वाला अपने पोलराइजेशन का रिस्पॉन्डिंग इमेज रिसीव करेगा, और जो हमारा ब्रेन है उस दोनों को सुपरपोज कर देगा। तो इनफैक्ट हम जब स्क्रीन को देख रहे होंगे तो हमें वैसे ही फील होगा जैसा कि रियल लाइफ में फील होता है। तो स्टूडेंट्स आप सोच सकते हैं कि हम जो टेक्नोलॉजी में हमारा एडवांसमेंट हुआ है उसमें कितनी डीप थिंकिंग इन्वॉल्व हुई है। तो स्टूडेंट्स इस बात को जरा मैं एक बार डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं कि एक ब्लर्ड सी इमेज है। तो जो ब्लर्ड सी इमेज है ना, एक्चुअली उस दो डिफरेंट इमेजेस हैं जिसमें कि एक इमेज लेफ्ट आई का पर्सपेक्टिव दे रही होती है और एक दूसरी इमेज राइट आई का पर्सपेक्टिव दे रही होती है। अब वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो वेव्स हमारे पास आ रही होती हैं उसमें दो डिफरेंट पोलराइजेशंस हैं, और हमारे पास जो ग्लासेस हैं ग्लासेस में आप देखो जो राइट वाला पार्ट है उसमें देखो किस तरह से मॉलिक्यूलर चेन्स कैसे अरेंज्ड हैं, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें देखो कि किस तरह से अरेंज्ड है। दैट मींस ये वाला पार्ट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को रिसीव करेगा और ये वाला पार्ट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को रिसीव करेगा। अब आप ऐसे सोच लो कि जो राइट वाला पार्ट है वो सपोज ब्लू में, आप ऐसे सोच लो कि यहां पे जो ब्लू कलर है वो वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो रेड कलर है वो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों मिक्स होकर के हमारे आईज पे पहुंच रहे हैं। जब मिक्स होकर हमारे आईज पे पहुंच रहे हैं तो जो राइट आई है वो एक कलर करेस्पॉन्डिंग, दैट मींस रेड वाले करेस्पॉन्डिंग रिसीव कर रहा होगा, और जो लेफ्ट आई है वो दूसरे करेस्पॉन्डिंग रिसीव कर रहा होगा। दैट मींस ये वाला जो है, क्योंकि इसमें आप देखो जो मॉलिक्यूलर चेन्स हैं वो हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, तो मॉलिक्यूलर चेन्स हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, तो दैट मींस ये वर्टिकल पोलराइज्ड लाइट को रिसीव कर रहा होगा, और यहां पे जो मॉलिक्यूलर चेन्स हैं वो वर्टिकली अलाइंड है, तो दैट मींस ये हॉरिजॉन्टल वाले को रिसीव कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स बात बहुत सिंपल सी है। सिंपल सी बात ये है कि स्क्रीन पर एक इमेज प्रोजेक्टेड है जो स्लाइटली सेपरेटेड है, और एक लेफ्ट आई का पर्सपेक्टिव बता रही है, एक राइट आई का पर्सपेक्टिव बता रही है, और उसको जब हम रिसीव कर रहे हैं तो राइट आई को राइट आई वाला मिल रहा है और पर्सपेक्टिव मिल रहा है, और लेफ्ट आई को लेफ्ट आई वाला पर्सपेक्टिव मिल रहा है। तो उसको हम सेपरेट आउट कैसे करें? तो आप सोचो कितनी ब्रिलियंस इसमें यूज की गई है कि सामने से लाइट आ रही है, हमने सिंपली ये कहा कि जो राइट आई वाला पर्सपेक्टिव हो वो एक पोलराइजेशन में डाल दो, जो लेफ्ट वाला पर्सपेक्टिव वो दूसरे पोलराइजेशन में डाल दो, और जब आप ग्लासेस लगा रहे हो तो रेस्पेक्टिव पोलराइजेशन जो रिसीव करना है उस हिसाब से रिसीव कर लो। स्टूडेंट्स, होपफुली आई वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग यू दिस स्टीरियोस्कोपिक विजन, द 3D विजन। स्टूडेंट्स, मेरे सारे सेट्स अगर आप एक बार और सुनोगे ना तो आपके बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने हर बात को 2 बार बोला है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करने आ रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय स्कैटरिंग। ठीक है, तो अभी आप फिगर में देख रहे हो देयर इज अ मॉलिक्यूल, और इस पर इंसिडेंट हो रही है, एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं उसको हमने रिजॉल्व कर दिया है इनटू अ कंपोनेंट along y-axis, oscillating along y-axis, and a component oscillating along z-axis. 2 components उसको रिजॉल्व कर दिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ये
और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ये। अब ये जब इस मॉलिक्यूल पर इंसिडेंट होंगे ना, तो इंसिडेंट होने के बाद जो इस मॉलिक्यूल का जो ऑसिलेशन है वो तो सिर्फ लेंथ के अलोंग हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लेंथ के अलोंग आ जाए ना, तो फिर इसका ऑसिलेशन कॉज कर सकती है। तो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसके दोनों ही कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्योंकि हमने जो लाइट कंसिडर कर रखी है उससे कंपोनेंट्स को हमने वाई-जेड प्लेन में रिजॉल्व किए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स वाई-जेड प्लेन में, एंड बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। A ray of unpolarized light travels along the x-axis, ऐसे ट्रेवल कर रही लाइट x-axis के along, striking a dipole oriented with the axis parallel to the x-axis. Dipole moment जो है वो aligned है along x-axis. Because the electric field oscillates in the y-z plane, the dipole is not caused to oscillate. इस सिचुएशन में डाइपोल का ऑसिलेशन ही नहीं होगा। इस डाइपोल का ऑसिलेशन तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड ना इसके डाइपोल मोमेंट के अलोंग हो, तभी होता, अभी नहीं होगा ऑसिलेशन, ठीक है। जो नेक्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं, इस नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। अब आप देख सकते हो ये वाला जो कंपोनेंट है इट इज पैरेलल टू दी डाइपोल मोमेंट, इसके अलोंग है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है उसकी वजह से इस डाइपोल के ऑसिलेशन हो सकते हैं। अब स्टूडेंट यही बात आती है, मैंने आपसे कहा ना कि थिंग्स आर कनेक्टेड। तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो वीडियो था, जो ऑसिलेटिंग डाइपोल के रेडिएशंस, डाइपोल एंटीना, उसमें मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया था कि डाइपोल होता है ना, उसका जो एक्सिस होती है जिधर उसका एक्सेलेरेशन होता है, तो डाइपोल की एक्सिस के अलोंग रेडिएशन नहीं होता है। इनफैक्ट डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर रेडिएशन होता है, ठीक है। ये हमने आपको बताया था, बहुत ही क्लियरली उस वीडियो में बताया था, उसको आप विजिट कर सकते हो, जिसमें आपको मैकेनिज्म के बारे में बताई गई थी बात। अभी आप चाहो तो उसको ध्यान रख सकते हो, याद कर सकते हो। स्टूडेंट 12 मार्च को वो हमारा वीडियो लॉन्च हुआ था ऑन एल करियर इंस्टीट्यूट चैनल, उसको आप देख सकते हो, 12 मार्च को आया था। बस मैं वहां से एक इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि डाइपोल की एक्सिस होती है, इधर एक्सेलेरेशन होता है, उस डायरेक्शन में जो रेडिएशन एमिट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मिनिमाइज्ड होते हैं। जो रेडिएशन एमिट होते हैं वो उसके पॉपुलर डायरेक्शन में एमिट होते हैं। तो नेचुरल सी बात है, इस डाइपोल के पैरेलल यहां पर रेडिएशन एमिट होंगे, बट ऑब्जर्वर इधर नहीं है, ऑब्जर्वर नीचे है। तो नीचे अगर ऑब्जर्वर है तो उसको ये वाला कंपोनेंट रिसीव नहीं हो रहा है, ये कंपोनेंट उसको रिसीव नहीं हो रहा है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉपुलर कंपोनेंट है वो पॉपुलर कंपोनेंट इसका ऑसिलेशन नहीं कर पा रहा है, बट पैरेलल कंपोनेंट ऑसिलेशन कर रहा है और इसके पैरेलल डाइपोल रेडिएट भी करेगा, इधर ये लाइट एमिट भी होगी, पोलराइजेशन इधर ही होगा, बट उधर ऑब्जर्वर नहीं है। ऑब्जर्वर यूजुअली नीचे है, इधर से हम देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो सिचुएशन ये है। अब क्या है कि कोई अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, फील्ड का जो ये वाला कंपोनेंट है वो इस डाइपोल के ऑसिलेशंस कर सकता है, और जब उसके ऑसिलेशंस करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है ये आपके आईज पे पहुंचेगी। यही स्कैटर्ड लाइट है। इनफैक्ट सन से जब लाइट इंसिडेंट होती है मॉलिक्यूल्स पर, तो इस तरह से स्कैटर्ड लाइट हमारे आईज पे पहुंचती है, ठीक है। तो इस बात को हम फॉर्मली देख लेते हैं एक बार। अ डाइपोल विद इट एक्सिस पैरेलल टू द वाई एक्सिस इज कॉज्ड टू ऑसिलेट बाय इनकमिंग लाइट। एक डाइपोल है जिसकी एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है, इट इज कॉज्ड टू ऑसिलेट बाय इनकमिंग लाइट। Light is radiated by the dipole primarily into the xz plane. तो लाइट जो यहां से रेडिएट होगी इस डाइपोल के द्वारा, उसके बारे में बोला रहा है कि वो xz प्लेन में रेडिएट होगी, ठीक है। एंड इज दैट नॉट सीन बाय एन ऑब्जर्वर बिलो। तो जो नीचे ऑब्जर्वर है वो उसको नहीं देख पाएगा, ठीक है। A dipole with its axis oriented parallel to axis is set into oscillation by incoming wave. अब ये डाइपोल है, इसका जो ओरिएंटेशन है वो इस z एक्सिस के अलॉन्ग है, इसको हमने ऑसिलेट करा दिया। The oscillating dipole radiates primarily into the yz plane.
तो ये है वाईजेड प्लेन, इस वाईजेड प्लेन में इसके ऑसिलेशंस होंगे और ये ऑसिलेशंस आपको रिसीव होंगे. द रेडिएटेड लाइट इज पोलराइज्ड primarily along the z direction and as seen by an observer below. नीचे जो ऑब्जर्वर होता है उसको देख पाता है. स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर में इस बात को रिविजिट करता हूं, एक बार और रिविजिट करता हूं इसको मैं. जरा हम इस बात को देख लें. ये इंसिडेंट सनलाइट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं, ठीक है. ये इंसिडेंट हुए किसी मॉलिक्यूल पर, तो आपको बताया रहा है कि स्कैटर्ड लाइट जो है ना, वो स्कैटर्ड लाइट ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है. तो इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज्ड है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट्स बना दिए. बट इसके पढ़ने के बाद क्या हुआ कि ये जो कॉम्पोनेंट है ना वो ऑब्जर्वर के पास आ गया. यही बात आपसे आगे बताई गई है, ठीक है. तो पोलराइजेशन ऑफ ब्लू स्कैटर्ड लाइट फ्रॉम द स्काई, द इंसिडेंट सनलाइट इज अनपोलराइज्ड, अ टाइपिकल मॉलिक्यूल इज शोन, इट स्कैटर्स लाइट बाय 90 डिग्री, पोलराइज्ड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द पेपर. तो बेटा ये जो इंफॉर्मेशन थी ये हमने एनसीईआरटी से ली और उसको अभी हमने एलैबोरेट किया कि हाउ इट हैपन्स. तो ये चीज कैसे होने वाली है उसके बारे में बात हो रही है. किस तरह से स्कैटरिंग के द्वारा पोलराइजेशन हुआ उसके बारे में बात हुई. तो सबसे पहले मैंने आपसे बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने कॉम्पोनेंट से ब्रेक कर दिया. ये वाला कॉम्पोनेंट भी डाइपोल के पॉपुलर है, ये वाला कॉम्पोनेंट डाइपोल के पॉपुलर है, पी वेक्टर के पॉपुलर है, तो इसकी वजह से डाइपोल का ऑसिलेशन नहीं होगा. वहीं जब डाइपोल मोमेंट के पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट है वो इसको ऑसिलेट कराएगा, और जब इसको ऑसिलेट कराएगा तो उस वक्त यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट होगी, बट इधर ट्रांसमिट होगी, उसको आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है. और वहीं जब मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन ऐसा है तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट है वो उसको ऑसिलेट कराएगा और उसका डाइपोल मोमेंट के पॉपुलर डायरेक्शन में ये फील्ड कॉम्पोनेंट ट्रांसमिट होगा जो कि आपको रिसीव होगा. तो यही स्कैटरिंग के बारे में आपसे बात की गई थी और आप इसको कोरिलेट कर सकते हो. अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में ये सिचुएशन ड्रॉन है, तो यहां से हमने आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ लाइट इज स्कैटर्ड टुवर्ड्स आवर आई. स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में आपसे बात. डियर स्टूडेंट्स, हमने बात करी पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. तो उससे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक अटेम्प्ट कर रहा हूं. स्टूडेंट्स, ऑल्दो दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एट मैथमेटिकल लेवल, बट उसको हम अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट्स, कौन से कॉम्पोनेंट रिफ्लेक्ट ज्यादा होते हैं, कौन से ट्रांसमिट ज्यादा होते हैं, इसके बारे में बात करने आ रहा हूं, ठीक है. स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को नोट जरूर करना. उसको तुम सिर्फ 2 बार रीडिंग कर लोगे ना, तुम्हें सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू अ कंपोनेंट इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड ए कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस. तो स्टूडेंट्स, जैसे मान लो ये सरफेस है और ये सरफेस पर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है. दैट मीन्स मान लीजिए कि दिस इज द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. इस प्लेन में लाइट इंसिडेंट हो रही है, दिस प्लेन ऑफ इंसिडेंस. जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है उसमें, प्लेन ऑफ इंसिडेंस में ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले सकता हूं या मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ले सकता हूं, और एक कंपोनेंट मैं इसके परपेंडिकुलर ले सकता हूं. दैट मीन्स आपने क्या डिसीजन लिया कि देयर इज अ सरफेस, आप इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को रिफ्लेक्शन सरफेस मान लो, ठीक है. और इसमें देयर इज अ प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है. तो लाइट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस, जो कि तुम्हें डॉट जैसा दिख रहा है, उधर से तुम्हें डॉट दिख रहा है, अ डॉट एंड अ कंपोनेंट परपेंडिकुलर दिस सरफेस, ऐसे मैं रिजॉल्व कर सकता हूं. दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट्स हो गए. एक कंपोनेंट ये हो गया परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस और एक कंपोनेंट होगा दैट इज अपीयरिंग एज ए डॉट, ठीक है. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा, एक ऐसे मान लो डॉट की तरह जो ऐसे आ रहा है. तो 2 कंपोनेंट्स तुम उसको रिजॉल्व कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है. अब इन दोनों कंपोनेंट्स पे डिफरेंट एक्शन होगा. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो वहां के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऑसिलेशन होंगे. तो जो इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन होगा, तो एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सलेटेड चार्जेस एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट उसमें जो एक्सलेशन की डायरेक्शन होती है ना, जिस डायरेक्शन में चार्ज एक्सलेटेड होता है
उस डायरेक्शन में लीस्ट एनर्जी होती है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वीडियो मैंने आपको बहुत प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था कि एक्सलेशन के अलोंग जिधर इलेक्ट्रॉन की एक्सलेशन हो रही है, उस एक्सलेशन की डायरेक्शन में मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो इस एक्सलेशन की डायरेक्शन में एनर्जी नहीं होती है। इनफैक्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम एनर्जी आती है, बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो मैक्सिमम एनर्जी आती है ना, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पोलराइजेशन होता है इट इज पैरेलल टू एक्सलेशन। दैट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो इस एक्सलेशन के पैरेलल होती है। तो पोलराइजेशन इज पैरेलल टू एक्सलेशन, बट वेव प्रोपगेट्स परपेंडिकुलर विद मैक्सिमम इंटेंसिटी और अलोंग द एक्सलेशन वेव की इंटेंसिटी होती है बहुत कम होती है। दैट मींस सिंपल सी बात है कि अगर आपने समहाउ ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इलेक्ट्रॉन का एक्सलेशन किधर हो रहा है तो उसी एक्सलेशन के पैरेलल पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नंबर 1, और नंबर 2 ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी होगा पॉपुलर डायरेक्शन में। तो पॉपुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है और एक्सलेशन के अलोंग मिनिमम इंटेंसिटी होती है। यही थॉट जो है इसी से हम अपनी आगे की बात करने वाले हैं। व्हाट कॉजेस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो रीजन क्या है? तो सिंपल सी बात है, जो वेव इंसिडेंट होती है ना वो इंसिडेंट वेव इलेक्ट्रॉन्स को ऑसिलेट करा देती है, ठीक है। These electrons themselves radiate waves polarized parallel to their acceleration. These electrons themselves radiate waves polarized parallel to their acceleration. ध्यान दो बेटा, जो वेव्स उन इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन से जो वेव्स एमिट हो रही हैं उनका पोलराइजेशन पैरेलल टू एक्सलेशन है। Waves emitted perpendicular to the acceleration have the greatest amplitude। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि किस डायरेक्शन में ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का जो एक्सलेशन है उस एक्सलेशन के पॉपुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है नंबर 1। नंबर 2 जो पोलराइजेशन होता है पैरेलल टू एक्सलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एक्सलेशन होती है बट प्रोपगेशन मैक्सिमम पॉपुलर डायरेक्शन में होता है। वही बात यहां बताई गई है, वेव्स एमिटेड परपेंडिकुलर टू एक्सलेशन हैव द ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड। नो एनर्जी इज एमिटेड पैरेलल टू द एक्सलेशन। नो एनर्जी इज एमिटेड पैरेलल टू द एक्सलेशन। नो एनर्जी इज एमिटेड पैरेलल टू द एक्सलेशन। Thus the direction of electron motion determines the amplitude and polarization of reflected wave। इलेक्ट्रॉन किस तरह से ऑसिलेट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा और वेव का पोलराइजेशन क्या होगा। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको बिल्कुल बहुत ध्यान से इसको नोट्स में लिख लेना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका हर एक स्टेटमेंट अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, तो मैंने जैसे आपसे कहा कि एक कॉम्पोनेंट को आप इस तरह से बना लो, तो अभी आप ये मान लिए कि हमारे पास जो वेव आ रही है ना वो पोलराइज्ड है इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्लेन ऑफ इंसिडेंस से पोलराइज्ड है। अब वो यहां पे इंसिडेंट हुई, अब वो जो यहां पे इंसिडेंट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऑसिलेशंस होंगे। तो इलेक्ट्रॉन के जो ऑसिलेशंस होंगे तो वो तो ऐसे होंगे ना, इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन ऐसे होंगे। अब इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन अगर ऐसे होंगे तो इस डायरेक्शन में इधर की तरफ इंटेंसिटी कम होगी बट इसके पॉपुलर डायरेक्शन में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और पॉपुलर डायरेक्शन में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और उसका जो पोलराइजेशन होगा, क्या बताया था मैंने आपको, पोलराइजेशन किधर, जो पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइजेशन मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन डायरेक्शन है। पोलराइजेशन मींस डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो पैरेलल टू एक्सेलरेशन है, विच इज दिस। तो ये डायरेक्शन में मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, इससे से ये डायरेक्शन भी सिमिलर डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लेन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव है उसके अलोंग जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इससे से मान लो इंसिडेंट हुई तो उससे एक कॉम्पोनेंट ट्रांसमिट होगा और एक कॉम्पोनेंट रिफ्लेक्ट होगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर ये ब्रेविस्टर एंगल पर अगर होता है तो ब्रेविस्टर एंगल पर अगर होता है तो क्या होगा कि ये कॉम्पोनेंट मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट डायग्राम आप देख रहे हो उस नेक्स्ट डायग्राम में हम थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करने आ रहे हैं, ठीक है।
electrons in the second medium oscillate parallel to the electric field in transmitted wave. Electrons in the second medium oscillate. Electrons in the second medium oscillate parallel to electric field in the transmitted wave. ये तो ऑब्वियस सी बात है. इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ट्रांसमिट वेव के पैरेलल वो ऑसिलेट करेगा. दिस डायरेक्शन इज इन टर्न डिटरमाइंड बोथ बाय डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड रेज एंड बाय द पोलराइजेशन. When the incident wave is polarized parallel to surface, electrons oscillate parallel to the surface. When the incident wave is polarized parallel to the surface, electrons oscillate parallel to the surface. यहां पर मैंने तुम्हें यही बात बताई कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज पैरेलल टू सरफेस है तो इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन भी पैरेलल टू सरफेस होगा, और इस डायरेक्शन के पर्पेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम ट्रांसमिशन होगा और मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा. तो इस वजह से क्या होगा कि यहां पर एक ट्रांसमिटेड पार्ट आएगा, एक रिफ्लेक्टेड पार्ट आएगा. तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखनी है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलेरेशन है उसके पैरेलल पोलराइजेशन होता है. तो अगर मैं कोई ऐसी वेव ले लूं जो पहले से ही पोलराइज्ड है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस प्लेन में पहले से ही है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगा और ट्रांसमिट होगा तो यही कंपोनेंट्स आपके सामने आ जाएंगे. तो थॉट प्रोसेस हमारी ये होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है ना, वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेलेरेशन से जनरेट हो रही है, और जो पोलराइजेशन है उसका रिलेशनशिप है कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट एंड इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेशन, उससे इसका रिलेशन है. इन कंट्रास्ट व्हेन इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस, एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि जो इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड है इट इज पैरेलल टू द सरफेस. इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस. तो आप ये पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है. तो आप सोचो कि मान लो कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है वो मान लो पैरेलल टू दी, जो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है वो मान लो इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, वो अगर ऐसे मान लो. ठीक है. तो वो सिचुएशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना उसके परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. जरा इसको मैं ऐसे तो बताता हूं कि जैसे मान लो ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, ये मान लो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है. ठीक है. अब इस प्लेन ऑफ इंसिडेंस में मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. ठीक है. अब ये सोचो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे पहुंच रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब सरफेस से पहुंच रही है, तो सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच रही है, तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये सरफेस है बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पहुंच रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पहुंच रही है, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉम्पोनेंट ये हो जाएगा और एक कॉम्पोनेंट ये हो जाएगा, दो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे, एक कॉम्पोनेंट ये, एक कॉम्पोनेंट ये. अब तुम खुद रियलाइज करो कि क्या ये कॉम्पोनेंट इफेक्टिव होगा इन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन, या ये कॉम्पोनेंट इफेक्टिव होगा. तो इनफैक्ट जो इफेक्टिव कॉम्पोनेंट होगा ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा. तो बात सीधी सी कहने की कोशिश की आ रही है कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट होती है तो उसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट्स हैं. एक कॉम्पोनेंट है विच इज पैरेलल टू सरफेस और एक कॉम्पोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस. तो वो दोनों के दो डिफरेंट रोल्स हैं. उसी दो डिफरेंट रोल्स के बारे में बात करी जा रही है. ठीक है. कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो अगर इस प्लेन ऑफ इंसिडेंस में अगर है, तो इस पॉइंट पर आए, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी में पढ़ चुके हो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ई क्रॉस बी में होता है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. ठीक है. तो अगर मैं एक सिचुएशन ये ले लूं जिसमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस प्लेन ऑफ इंसिडेंस में, तो जैसे मान लो कि इस तरह से प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, अगर ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है ऐसे मान लो, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इस प्लेन में है ऐसे करके, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो उसके परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. और एक चीज और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ई क्रॉस पी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर की तरफ है. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पॉइंटिंग वेक्टर से आता था, तो ई क्रॉस बी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका जो ओरिएंटेशन हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन हो जाएगा, तो आप देख सकते हो थीटा 1 एंगल है,
तो यहां से एक तुम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, दिस 90 माइनस थीटा, दिस विल 90 माइनस थीटा एंड दिस एंगल विल बी θ1। दैट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस से θ1 एंगल पर आ जाएगी। तो तुम सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट सरफेस से किसी एंगल पर है, θ1 एंगल पर है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉम्पोनेंट अलोंग दिस सरफेस जाएगा, एक पर्पेंडिकुलर सरफेस जाएगा, और ये दोनों ही कॉम्पोनेंट्स इलेक्ट्रॉन पर कुछ इफेक्ट डालेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएट करेगा। ठीक है, वहीं जो ट्रांसमिटेड वेव है, ट्रांसमिट वेव रिफ्लेक्ट हो रही होती है θ2 पर, तो इन ए सिमिलर मैनर जो ट्रांसमिट वेव होता है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो सरफेस से θ2 एंगल बनाएगा, जैसे ये यहां पे सरफेस θ1 एंगल बना रहा है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स तुम्हें बताने की ये कोशिश की आ रही है कि जब कभी भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को ऑसिलेट करा देता है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का जिधर एक्सीलरेशन होगा उस एक्सीलरेशन के पॉपुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम इंटेंसिटी चली जाएगी, नंबर 1, और जो पोलराइजेशन प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पैरेलल टू एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसी फिनोमेना के थ्रू देयर इज अ ट्रांसमिटेड वेव, देयर इज अ रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, तो उसी बात को यहां पे एम्फसाइज किया रहा है कि व्हेन द इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड, when the incident magnetic field is parallel to the surface, इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल। दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन तो हमने पहले बात करी कि व्हेन इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस, हम दूसरी सिचुएशन ले रहे हैं कि व्हेन इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस, तब क्या हो रहा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन द इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस, द इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल θ1 विद द सरफेस, वो अपनी बात हो गई, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ट्रांसमिट वेव मेक्स एन एंगल θ2 विद द सरफेस, वो भी अपनी बात हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट वेव में ऐसे होगी। द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड मीडियम ऑसिलेट पैरेलल टू E2 at an angle θ to the surface. The reflected ray makes a small angle phi with the direction of electron accretion, so its amplitude is small. तो बात सिंपल सी है कि जिस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जब वो पैरेलल टू सरफेस होता है उस वक्त जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल है वो थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। इनफैक्ट जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है ना वो बहुत वीक इंटेंसिटी की होती है। वीक इंटेंसिटी इसलिए होती है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो रेडिएट कर रहा होता है वो बहुत कम हो जाता है। दैट मीन्स इस सिचुएशन में जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस है, उस सिचुएशन में जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है ना उसका एम्पलीट्यूड कम होता है। दैट मीन्स द टू डिफरेंट थिंग्स, एक हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट हुई जिस वक्त वो पैरेलल टू सरफेस होती है, रिफ्लेक्टेड वेव में मैक्सिमम इंटेंसिटी आता है, ये ज्यादा से ज्यादा ट्रांसमिट होता है। दूसरी बात ये बोली कि जिस वक्त मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि प्लेन के पॉपुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 100% जो कंपोनेंट है वो इफेक्टिव नहीं है रेडिएशन देने में, उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट इफेक्टिव रेडिएशन देने में। इस वजह से जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है। तो जिस मोमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस होती है उस मोमेंट पर जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है थोड़ी सी वीक होती है। बात सिंपल सी बोली आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड जब पैरेलल टू द इंसिडेंट प्लेन है उस मोमेंट पे जो रिफ्लेक्शन पार्ट हो रहा है उसमें एक वीक इंटेंसिटी आ रही है, और इसी चीज को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ब्रेविस्टर एंगल में। इसी बात को फॉर वन पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल थीटा बी, जिसको ब्रेविस्टर एंगल बोल रहे हैं, ब्रेविस्टर एंगल, द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर एट राइट एंगल्स, वो अपनी बात हो चुकी है। जब राइट एंगल्स पे होते हैं तो एक स्पेशल एंगल है, उस स्पेशल एंगल वाले केस में जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस होता है वो मैक्सिमम ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो ये ब्रेविस्टर एंगल पर हो रहा है। ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ी सी लॉजिकल बातें बता रहे हैं, व्हाट इज रीजन फॉर दैट। इफ द इंसिडेंट लाइट इज पोलराइज्ड विद बी पैरेलल टू सरफेस, बेटा अब इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना कि व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस, the reflected wave would have to be parallel to the oscillating electron oscillation. समझना इस बात को, the reflected wave would have to be parallel to the oscillating electrons acceleration. ठीक है, अब समझो इस बात को कि मैग्नेटिक फील्ड जिस वक्त इससे से मान लो जैसे बोल रहे हैं, मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पॉपुलर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके पॉपुलर होगा तो क्या उसका 100% पार्ट इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में कुछ ऑसिलेट करा पाएगा क्या इलेक्ट्रॉन को ऐसे एक्सेशन दिला पाएगा क्या?
नहीं दिला पाएगा। एक बात सोचो कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो सरफेस है ना, सरफेस के अंदर ही तो मूव कर सकता है ना, सरफेस के बाहर नहीं आ सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन को बाहर पुश आउट करने की कोशिश कर रहा है, वो तो रिडंडेंट हो गया, वो तो इररिलेवेंट हो गया। ठीक है, तो इफ द इंसिडेंट लाइट इज पोलराइज्ड विद बी पैरेलल टू सरफेस, द रिफ्लेक्टेड wave would have to be parallel to oscillating electrons oscillation. The electrons cannot emit in this direction, so there is no reflected wave. In fact, students इस बात को समझो कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को पुश नहीं कर सकती, सरफेस के बाहर तो इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता, तो नेचुरल सी बात है कि उसके पैरेलल जो है, उस जिस डायरेक्शन में एक्सलेशन नहीं हो सकता, उसके पैरेलल पोलराइजेशन में नहीं हो सकता। ठीक है, the electrons cannot emit in this direction, so there is no reflected wave. Incident light polarized with E parallel to the surface is reflected as usual. वो अपनी ऑब्वियस सी बात है कि E पैरेलल टू जो सरफेस है वो एज यूजुअल ट्रांसमिट हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस है तो उसका तो 100% ट्रांसमिशन हो रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, thus when unpolarized light is reflected from a surface at Brewster angle, the reflected light is completely polarized parallel to the surface. Parallel to the surface. बेटा सिंपल सी बात है कि पैरेलल टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो है वो तो इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करा सकता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पर्पुलर कंपोनेंट है जो हवा में जा रहा है वो नहीं ऑसिलेट करा सकता, इसलिए वो कंपोनेंट एब्सेंट है। When unpolarized light is reflected from a surface at Brewster's angle, the reflected light is completely polarized parallel to surface. Light reflected at other angles is partially polarized. तो ये obvious सी बात है कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही वही पार्शियल पोलराइज्ड होगी, जो ट्रांसमिट हो रही वही पार्शियली पोलराइज्ड होगी। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर मैं एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूं तो एग्जामिनर इस बारे में आपसे ज्यादा बात नहीं करने वाला है। इनफैक्ट मोर और लेस अगर आप सिर्फ इस बात को ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन का जो एक्सलेशन है उसके पैरेलल उसके एम्प्टी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, नंबर 1, और इलेक्ट्रॉन के एक्सलेशन के पॉपुलर डायरेक्शन मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है, नंबर 2। नंबर 3, जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट होती है तो उस इंसिडेंट वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बना दो, एक अलोंग द सरफेस, एक पॉपुलर सरफेस। तो जो पॉपुलर सरफेस वाला है ना वो रिफ्लेक्टेड वाले में कम ट्रांसमिट होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उधर एक्सलेट नहीं किया सकता, तो इलेक्ट्रॉन को उधर एक्सलेट नहीं किया सकता तो वो वाला पोलराइजेशन में मिल नहीं सकता। ठीक है, तो जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि देयर कैन बी 2 सिचुएशंस। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जो इंसिडेंट वेव आ रही है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल टू सरफेस है, और एक दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो इंसिडेंट वेव आ रही है उसका मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस है। तो इंसिडेंट का अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस है तो इंसिडेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉपुलर सरफेस होगा। तो ओवरऑल मैं ये भी कह सकता हूं कि देयर कैन बी 2 सिचुएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉपुलर सरफेस। पैरेलल टू सरफेस से कोई इशू नहीं है, वो ऐसा बाउंस अप कर जाएगा। जो पॉपुलर वाला कंपोनेंट है उसका एक कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस, एक पॉपुलर सरफेस है। अब पॉपुलर सरफेस वाला अपना रोल कर नहीं पाएगा, इट बिकम्स रिडंडेंट, इसलिए जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है ना उसमें पॉपुलर कंपोनेंट की एब्सेंस होती है, जो सरफेस के पैरेलल वाले कंपोनेंट होती है उसकी अधिकता होती है, वो मैक्सिमम रूप में ट्रांसफर होता है। यही पोलराइजेशन है। इट मे वुड हैव गॉट सम बिट कॉम्प्लेक्स, तो स्टूडेंट अगर आप इसको अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। ये कोई बहुत ज्यादा आपसे इसमें क्वेश्चन बनने की उसमें कोई बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है। ओवरऑल स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल पोलराइजेशन पे हमारा एक एफर्ट था। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एलन करियर इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम बहुत सारे चैप्टर्स के सब्सिक्वेंटली आपके सामने वीडियोस लाते रहेंगे। इसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट पहले भी हम इसका टेलीकास्ट कर चुके हैं ऑन यूट्यूब चैनल, उसको भी आप रेफर करें। 12 मार्च को उसको मैंने भेजा था। स्टूडेंट्स, जो हमारी टीम इस एफर्ट को सामने लाती है, हमें उसको भी एक बार सैल्यूट करना चाहिए। एक इतना इंटेंस वर्क वो करते हैं, ह्यूज बैकग्राउंड एक्टिविटी गोज ऑन, तब आपके सामने इतने अच्छे वीडियोस आ पा रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हमें पैट्रोनाइज करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, लोगों से इसके बारे में बताएं। इसमें बहुत ही हाई लेवल का कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं जिससे आपका नीट, जेई
और जे एडवांस सारे लेवल्स कवर हो रहे होते हैं।